ऐसा शेख साहब जिसको मैंने बचपन से हीरो क्या मैं उसको मतलब समझता हूँ समथिंग विद हैव कम, मैंने पहली बार उनको डिजेक्टेड और डिप्रेस देखा, मतलब और इस अंदाज से उन्हें बात मुझसे की, आपको यकीन आए नहीं, मेरे आंसू निकल पड़े। 53 में जब शेख साहब के साथ पूरी की पूरी 75 असेंबली से मेंबर, उनको उतारा गया दर से, जेल में डाला गया। सही। 22 साल के बाद 75 में जब न वो एमएलए थे न उनके साथ सपोर्ट था किसी एमएलए का, उनको पहनाया गया ताज, दोबारा बैठाए गए। अब समझ लीजिए कश्मीर का पावर कहाँ पर है असली। देख शेख साहब ने, इनको आइडिया आया क्यों ना इसको परमानेंट बनाए, उन्होंने बनाया पब्लिक सेफ्टी एक्ट। उसकी हमने मुखालफत बड़ी जबरदस्त की, क्योंकि उसके अगर जिस हालत में वो लाया गया था, अगर वो होते तो यहाँ हालत बहुत खराब हो जाती। इट वाज अ ड्रैकोनियन लॉ। मेरी मेमोरी कम होती जा रही है, शुक्र है आप आए, इससे पहले घिस पिट जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कश्मीर लाइफ के पर्सनल हिस्ट्री प्रोजेक्ट यादें में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन। जैसा कि आपने देखा पिछली किस्त में जनाब मोहम्मद सईद मलिक साहब के साथ हमने एक तवील इंटरव्यू का एक हिस्सा मुकम्मल किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जम्मू कश्मीर के नशीब व फराज बहुत नज़दीक से देखे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ पिछले 50 साल के दौर में जो भी कोई इंटरवेंशन गवर्नेंस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे रहा, तो ये उन सब लोगों को ज़ाती तौर जानते भी हैं और इनको बिल्कुल इनके पास एक ऐसी कहानी कश्मीर के हवाले से है जो शायद बहुत सारे लोगों के नज़दीक भी से भी ना गुजरी हो। तो जो हमने पहली किस्त में बात की, तब हम बात कर रहे थे जब जनाब मलिक साहब डायरेक्टर इंफॉर्मेशन थे शेख साहब के दौर में, तो हम वहाँ से शुरू कर बात को आगे बढ़ाएंगे। सईद साहब आपका खुशामदीद दूसरी किस्त में। पहला शुमारा है यादें का जो एक किस्त में नहीं समा पाया, तो दूसरा शुरू हो रहा है। सर ये कहानी तवील है। हाँ तो देखिए, मैं अब वहाँ से शुरू करता हूँ। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के एक दो वाक़ात मैं सुनाता हूँ। एक वाक़ा था जब सेंसर, उस वक्त यहाँ इमरजेंसी का दौर था। प्रेस सेंसरशिप थी, बड़ी ज़बरदस्त सेंसरशिप। तो शिकायत ये थी कि यहाँ सेंसरशिप सही नहीं हो रही है। संजय गांधी बहुत नाराज़ हैं क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ, उनके खिलाफ बहुत लिखा जा रहा है जो नहीं लिखवाना चाहिए। लेकिन शेख साहब को नई मतलब 75 में उन्हें वो लिया था, तो वो अपने इख्तियारात का बहुत बारे में बहुत सेंसिटिव थे। उन्होंने कहा किसी सूरत, मैंने कहा यहाँ से भलाई इसको जाने दे, सेंसरशिप, मैं जर्नलिस्ट हूँ। नहीं यू हैव टू रिटेन इट, इसको हम नहीं देंगे। तो लेकिन एक दिन वाक़ा हुआ कि सेंटर में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में से बड़े कंट्रोवर्शियल थे, विद्याचरण शुक्ला, वीसी शुक्ला, वो श्रीनगर में लैंड किया उन्होंने। जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड किया तो मतलब आई वाज टोल्ड, तो जो मीडिया हेड्स उनके सेंट्रल हैं, टीवी के, पीआईबी के, रेडियो के, वो सब उधर थे। मैं भी पहुंच गया। तो मैंने कहा मोहम्मद, आई एम इन डायरेक्टर इंफॉर्मेशन। मैंने कहा, उन्होंने कहा योर नेम इज मोहम्मद सईद मलिक। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्या दिल खारिशा। तो उन्होंने कहा कि उनको, अच्छा यू सिट विद मी इन माई कार। गाड़ी में बैठे और हम लोग राजभवन गए। राजभवन उनका लंच था गवर्नर LK के पास। रास्ते में उन्होंने मुझे कहा, आपको पता मैं यहाँ क्यों आया? मैं आपसे ये सेंसरशिप का जो अथॉरिटी है ये छीन के जगन्नाथ आज़ाद साहब को देना चाहता हूँ, जो हमारे मैंने कहा हम दोनों दोस्त हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर ये करेंगे। आपने दयानतदारी से मेरी बात की, मैं आपको ईमानदारी से बात करता हूँ। शेख साहब इसके लिए तैयार नहीं है। मैं तैयार हूँ, मेरे लिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे रास्ते नहीं आते। शेख साहब तैयार नहीं है। उसने कहा ये क्यों नहीं तैयार? मैंने कहा कार्ड आपका नया हुआ है। शेख साहब बड़े टेम्परामेंटल आदमी है, वो इसको एक इशू बना के कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आपको शायद गवर्नर साहब समझाएं। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। सेंसरशिप नहीं होती। मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ, आई नो हाउ टू डू इट, लीव इट टू मी, ट्रस्ट मी।
आपको पता नहीं किसने क्या खबर बताई है, क्या करना है, क्या करना है। बॉस ने की करन तालिब है, क्या यहाँ जरूरत कश्मीर में, क्या यहाँ के अखबार बाहर क्या कहाँ जाता है। मैंने शेख साहब को भी कन्विंस किया, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, कोई होता नहीं, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। तो इट सीम्स इट डिड इफेक्ट। बाय द टाइम वो गवर्नर के यहाँ आए, फिर वहां से हो गए, तो मुझे चीफ सेक्रेटरी सुशील बनर्जी होते थे, उनका फोन आया, उन्होंने कहा डिड यू टॉक टू ऋषि शुक्ला। मैंने कहा मैं गलत किया था, मार क्या सब। उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ जी हाँ, आई स्पोकन टू हिम, व्हाट डिड यू टेल हिम। मैंने कहा मैंने आई ट्राई टू टेल हिम, डिसवेड हिम फ्रॉम दिस थिंग। वो आपकी बात मान गए हैं। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज टेकन अबैक। तो इस तरह से फिर शेख साहब ने शाम को मुझे बोला क्या बने थे, तो उनकी उस अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि ही बिकेम सो फॉन्ड ऑफ मी दैट जहाँ इतनी मीटिंग्स में मुझको जरूर बुलाता था, जरूरत हो या ना हो। मैंने कहा अब इनको न शक हो जाए कि मदर का आदमी, यहाँ तो जल्दी हो जाता ना। मैंने कहा मेरे से बड़े अच्छे करीबी दोस्त, उनको आप भी जानते हैं, बहुत काबिल आदमी थे, बहुत नेक शरीफ आदमी थे, कन्हैयालाल धार। हाँ, मैंने उनका है मैं वहां से वहीं क्या कर रहा हूँ, ये को बड़ा मुश्किल तो एक बात यूं तय करो पाने का, अब आप रही अपनी जगह पर जो कुछ है। फिर वो चले गए। उसके बाद जो चीफ सेंसर था, डिपेना शायद उनका नाम था, उसकी मैंने कोई कंसंसरशिप नहीं की। एक यहाँ बड़े एक भास्कर साहब थे यूएनआई के चीफ यहाँ पर, उन्हें अपनी किताब में भी एक किस्सा लिखा है, न्यूजीलैंड स्टोरी। तो वो उसकी चिट्ठी आई मुझे डिपेना की, यू आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क वगैरह, वो मैं कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो कन्हैयालाल धार ने मुझे कहा मेरे से यहाँ शेख से वो शक तुझको दिल्ली हूँ एजेंट। तो ये पिटफॉल्स हैं यहाँ कश्मीर में सिविल सर्वेंट के या उसके, ये क्या है। लेकिन उसके अलावा उसकी बातें छोड़ के एक क्राइसिस आ गई, पॉलिटिकल क्राइसिस। वो ये कि आपको याद है कि जब शेख साहब अभी मतलब कांग्रेस के सपोर्ट पर ही थे, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद शफी उड़ी, मोहम्मद अशरफ खान वगैरह, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस से भाग के अलग एक ग्रुप बनाया, पार्टी नहीं बनाई, ग्रुप बनाया। तो somehow or other, I don't know who convinced शेख साहब कि आप इनको अपनी कैबिनेट में एक्सक्लूड कीजिए। कांग्रेस के रिबेल को कहे, ऊपर इंदिरा गांधी बैठी थी, इंदिरा गांधी इनसे कम नहीं थी बिल्कुल मिजाज में, तबीयत में। तो मुझको शमीम साहब ने कहा, जो मेरे मतलब हम जरूर मेरे वाइफ के ब्रदर हैं, वो एमपी थे वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ उनको कहा, मेरे को प्राइवेटली बताया, शेख साहब को समझा दो ये इशू गलत है, इस पर इनसे ज्यादा ना करें, ये अकॉर्ड ही टूट सकता है। इस पर इंदिरा गांधी इसको बहुत पर्सनल ले रही हैं। दास्तान हयात मीर कासिम साहब की लाइफ हिस्ट्री है, वो या शेख साहब की भी इसमें है, शायद फारूक साहब ने जो अभी जिक्र किया है। वहाँ रात को मीटिंग हो गई, आधी रात को दिल्ली में। ओम मेहता उन दिनों बड़े होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो करते थे, और DK बरवा और मक्खनलाल फोतेदार, डॉक्टर करण सिंह और मीर कासिम और ये इंदिरा गांधी। उन्हें फैसला किया अगर शेख साहब ने हमारे उनको लोगों को ओथ दिलवाया तो हम वी विल ब्रेक अकॉर्ड इटसेल्फ। तो आधी रात को मैंने फोन है, मैंने कहा मैं आधी रात को शेख साहब को तो कुछ नहीं कहूँगा। दूसरे दिन मैंने जाके जल्दी गया उनके घर, नीडोज पे रहते थे। मैंने कहा आप ना जाए, अगर कैंसिल ही करें ये तो क्या। शेख साहब ने समझा शायद कि उनके मिजाज ऐसा था, उन्होंने कहा कि ये लगेगा कि मैं सबमिटेड कर रहा थी। उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे। अब हुक्म हाकिम क्या कर, मैंने कहा चलो जी। तो वहाँ हम अब सब लोग चले गए वहाँ राजभवन में। ये तो अंदर गए, ये गवर्नर के साथ बात कर रहे शेख साहब, हम बाहर वेट कर रहे हैं। मुझे पता था कांग्रेस वालों को कहा गया था डोंट अटेंड दैट, यू बाइकआउट दैट। इंदिरा गांधी का हुक्म था, जो जिसको मिनिस्टर का उसमें मोहम्मद शफी था, अशरफ खान का नाम था, वो पता नहीं तीसरा नून साहब का नहीं था, 3 आदमी थे जिनको मिनिस्टर। और वो मैंने एज डायरेक्टर इंफॉर्मेशन प्रीवियस नाइट को उनका नाम रिलीज किए थे, दे आर बीइंग स्वर्न इन टुमारो विद दिस पोर्टफोलियो वो ये। हालांकि मेरे जहन में था ये होने वाला नहीं है, लेकिन शेख साहब नहीं मान रहे थे। शेख साहब का फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो कैंसिल हुआ। तो आधे घंटे के बाद शेख साहब गवर्नर के चैम्बर से निकल के बाहर आए, तो उन्होंने मुख्तसर सी तकरीर की, और तकरीर में उन्होंने कहा कि भाई हम चाह रहे थे, नेक नियति से, उनको नहीं आया। फिर हम
मैं अब आपस सब जानने लगे. उन्हें कहा सुबह मेरे साथ बैठिए गाड़ी. So he took me along. तो हम टुगेदर, हम उनके नीडोज में रहते थे इधर, नीडोज के पीछे उनका घर था पहले जहाँ रहते थे. वहाँ गए. वहाँ उन्हें पहली बार मुझसे ऐसा शेख साहब जिसको मैंने बचपन से हीरो क्या मैं उसको मतलब समझता ये समथिंग विद हैव कम. मैंने पहली बार उनको डिजेक्टेड और डिप्रेस देखा. मतलब और इस अंदाज से उन्हें बात मुझसे की, आपको यकीन आए नहीं, मेरे आंसू निकल पड़े. मैंने कहा इस शख्स के साथ इतना ज्यादती हुई है, लेकिन कुछ कसूर उनका भी था. उन्होंने कहा था कि मत करो. कहने लगे इतना सेटबैक मेरे साथ कभी नहीं हुआ. ये सवाल भी सही है, ओपनली. तो दैट वाज वन कैसा. मतलब मैं आपको मोटे मोटे वाक़ात जो मेरे साथ 2 साल में मैं रहा, तो ये अब 2 साल रहे, सिर्फ 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट था. ये क्या, जब मैं शेख साहब ने कहा ना जब लेना है, आई वाज थिंकिंग इन 2 माइंड्स. मुझे याद है देवीदास ठाकुर उनके मिनिस्टर होते थे फाइनेंस. वो मेरे घर आए. मैं प्रताप पार्क में फ्लैट में रहता था, वो जहाँ आजकल इसका शायद ये आफाक का दफ्तर है. तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो शेख साहब नाराज हो जाएंगे. तो शमीम साहब ने भी कहा जो MP थे कि नहीं, शेख साहब कहते हैं आप आना आ जाए. मैंने कहा अच्छा, मैं एक चीज़ है, मुझे इजाज़त दीजिए. मैं जहाज़ की टिकट लिया अपने बर्थ, मैं गया दिल्ली. वहाँ अरुणा असफली थी. मैंने उनसे कहा ऐसा है. उन्होंने कहा कि शेख साहब कहते हैं एकॉर्ड हुआ है, जाइए आप. मैंने कहा लेकिन एक चीज़ है, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर मेरी जगह खाली रखे, दरवाजा खुला रखे, आई वांट टू कम बैक. उन्होंने कहा ठीक है जी. तो मैं 2 साल पर कॉन्ट्रैक्ट पर था, 2 साल. तो जब ये इलेक्शन 77 का खत्म हुआ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो आई क्विट इन दैट. जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं. आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात. अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं. तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर. हमें खिदमत करने का मौका. 75 में जब शेख साहब वापस आ गए तो वो कांग्रेस हाउस के सरबराह बने. उन्होंने जगह, मतलब गांधरबल से हमारे एक MLA थे, उन्होंने मकबूल साहब, उन्होंने वो गुजर गए 2 साल पहले, तो उन्होंने वो जगह उनके लिए छोड़ दी. तो बाद में कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी कि हाउस डिसॉल्व हो गया और नया इलेक्शन मजबूरी में हो गए? देखिए मैं आपको बताऊं, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल याद दिलाया. पहला जो गवर्नर रूल हुआ कश्मीर में, इत्तेफाक से या बदकिस्मती से मैं वहाँ मौजूद था. आई वाज द डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, सो आई हैव सम इनसाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. वो ऐसा हुआ कि देखिए 53 में जब शेख साहब के साथ पूरी की पूरी 75 असेंबली से मेंबर, उनको उतारा गया दर से, जेल में डाला गया. सही. 22 साल के बाद 75 में जब न वो MLA थे न उनके साथ सपोर्ट था किसी MLA का, उनको पहनाया गया ताज, दोबारा बैठाए गए. अब समझ लीजिए कश्मीर का पावर कहाँ पर है असली. देखिए मैंने 2 मिसाल बताए. वहाँ पूरे धीरे है, फुल कमांड ऑफ मेजॉरिटी, और वो प्राइम मिनिस्टर थे, नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर. उनको उतारा गया जेल अनसेरेमोनियसली, एज ऑफ नोबडी, वहाँ जेल में भरा गया. 75 में उनके पास कोई MLA नहीं अपना, तो वहाँ रखा गया. वो ये हुआ कि जब ये उधर चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो गई, जब इंदिरा गांधी और इनके 77 क्या हुआ कि 75 में इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हो गए 77 में, तो वहाँ चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो गई. मोरारजी देसाई आ गए, इंदिरा गांधी डिफीट हो गई, कांग्रेस डिफीट हो गई इमरजेंसी के बाद. दैट वाज बड़ी अच्छी डिफीट हो गई इनको. तो उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस ने कहा, यहाँ जो कांग्रेस लीडरशिप थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की, उन्होंने कहा ये चलो हम अपना हाथ गर्म करते हैं इस हालात में. उन्होंने कैसे, मिसेस गांधी उस वक्त अपने हालात में परेशान होंगी, शी हैड बीन डिफीटेड, हर होल पार्टी हैड बीन अपरूटेड. तो उनको शायद मौका, उन्होंने कन्विंस किया इंदिरा गांधी को कि लेट अस विथड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि
अगर ये विड्रा सपोर्ट करेंगे, हमारे पास मेजॉरिटी है, चिट्ठी लिखी गवर्नर को, तो मैं चीफ मिनिस्टर, गिरधारी लाल डोगरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये चिट्ठी लिखी। अब गवर्नर जाके पास चारा नहीं था, नई गवर्नमेंट उधर करनी थी, ही वाज अपॉइंटेड बाय इंदिरा गांधी, तो उनको कहा क्या होगा, तो ही वेंट देयर। तो चीफ, इतनी देर में चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू में मीटिंग बुलाई, ये मार्च का महीना था, मीटिंग 1977 में, तो उन्हें मीटिंग बुलाई, तो और उनकी बुलाई, मेरा कोई काम ऐसा उतना था नहीं, लेकिन ये हैड टू टेक इट, बट लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी सुशीतल बनर्जी ने कहा आप बैठे सुन, अब यू शुड बी इन लूप, कि सब कुछ पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि शेख साहब, उसने कहा कि शेख साहब ने चिट्ठी लिखी है, और उस गवर्नर ने उनको चिट्ठी लिखी, मुझे कांग्रेस के तरफ से यह है, दे हैव विथड्रॉन देयर सपोर्ट टू यू एंड अनसिक्वेंटली, सो आई एडवाइज यू टू प्रोसीड व्हाटएवर। शेख साहब ने कहा मैं रिजाइन तो कर रहा हूँ, बट आई एम रिकमेंडिंग डिसॉल्व असेंबली। आपको पता नहीं, आपको याद है या पता है, J&K जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मरहूम हो गया है 2019 के बाद, उसमें एक ये बड़ी, इट वाज अ ड्रैकोनियन थिंग, उसमें ये था कि रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। अच्छा, उसमें ये था, अच्छा, रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। तो वहाँ बहस हुई, तो वहाँ जो लॉ सेक्रेटरी पता नहीं उस वक्त गुलाम शाह थे, कौन थे, उन्होंने कहा जी ये तो बाइंडिंग है, ये तो करना पड़ेगा, आई मीन सिंस ही हैज रिटन ए लेटर अंडर J&K कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो इसलिए गवर्नमेंट को वो डिसॉल्व करनी पड़ी। नक्शल में डिसॉल्व हो गई, फिर नए इलेक्शन हो गए, शेख साहब बहुत पहली बार अच्छे इलेक्शन से पहला फर्स्ट कश्मीर फर्स्ट इलेक्शन, कश्मीर का जो सबसे पहला इलेक्शन 51 में हुआ था, वो अल्लाह बचाए, उस इलेक्शन में सबके सब अनअपोज थे। ये 77 वाज कंसिडर्ड टू बी कश्मीर फर्स्ट फेयर इलेक्शन, जिसमें शेख साहब बड़ी शानदार कामयाबी के साथ अपनी स्ट्रेंथ पर वापस आए। तो मतलब मैं ये पहले गवर्नर रूल के टाइम पर भी, अब इत्तेफाक कहिए बदकिस्मती कहिए, मैं हाजिर था वहां पर। लेकिन 75 के बाद ही एक ऐसा दौर भी आया जब शेख साहब ने पता नहीं क्यों कहा कि ये जो 370 वाली धारा है, दफा 370, हाँ। उसके बारे में कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल बोला, और जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि आपको भी कहा गया है कि इस पे बड़ा ठीक ठाक इसको पब्लिश दिलवाइए, लेकिन शायद आपने मुनासिब नहीं समझा। मेरा अंदाजा हो सकता है उसके ऊपर। देखिए एक चीज उससे पहले मैं बताऊं बात, शेख साहब का एक था कि जब शेख साहब जेल में थे 75 से 53 से 77 72 73 तक, जम्मू में जो उनके साथी थे, मतलब वेद बसीन साहब, बलराज पुरी, ओम सराफ, अमृत मल्होत्रा, ये चार मैं जानता हूँ जो ओपनली शेख साहब के हक में थे, कहते थे कि इनको छोड़ना चाहिए चाहे वो क्या कहें, और ये भी कह रहे थे कि इनको नाहक जेल में बंद कर दिया गया, उनकी ये पोजीशन थी। और वो बलराज पुरी को आप जानते ही, लिखा भी है, वेद बसीन तो मतलब हम दोनों के मतलब गुरु रहे हैं, अमृत मल्होत्रा, बड़े काबिल ज़हीन दयानतदार ओम सराफ साहबी, उनके मुल्कराज सराफ, उनके फादर बानी जर्नलिज्म के कश्मीर में, तो वो उनके शेख साहब को मतलब दे वर हिज मेन लिंक्स देयर। लेकिन जब ये उल्टा हो गया, तो 77 की बात कर रहा हूँ, जब हुआ तो शेख साहब सडनली, आई डोंट नो, उधर क्योंकि सेंटर में चेंज हो गया था, सडनली ही मेड ए पब्लिक स्पीच इन परेड ग्राउंड जम्मू, और वहाँ कहा कि ऋषि कुमार कौशल, वो जनसंघ के थे, वो मेरे भाई, तो सब पासा पलट गया। तो इट वाज एवरीबॉडी वाज सरप्राइज, ये कैसे हुआ। लेकिन उस वक्त चूंकि एक एंटी इमरजेंसी लहर थी, उसमें ये चीज नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त इशू इमरजेंसी था, वेदर यू आर इमरजेंसी और एंटी इमरजेंसी, एवरीथिंग एल्स वाज लेस इम्पोर्टेंट। मतलब उसके बाद का जो दौर रहा, जब आप इस हुकूमत से बाहर आ गए, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया, तब आपने 77 से जो 83 तक की कहानी है, इलेक्शन जब शेख साहब का जबरदस्त मैंडेट मिला, तो वो दौर कैसा रहा, वो दौर कैसा, आपने फिर वो बाहर से देखा, लेकिन उतने बाहर भी नहीं रहे, क्योंकि आपकी सब लोग आपकी जान पहचान में थे। देखिए
उसमें सबसे बड़े कुछ चीजें ठीक थी, मतलब शेख साहब, सबसे बड़ी बात ये कि लेजिटिमेट इलेक्शन हुआ। कश्मीरी जो चाहते थे, शेख साहब ने जिंदगी का पहला एक ही इलेक्शन लड़ा। 75 का तो इलेक्शन था ही नहीं, बाद में जेल में गए। 71 का जो इलेक्शन नॉट इलेक्शन, जो 77 का उन्हें लड़ा दैट वाज जेन्युइन इलेक्शन। शेख साहब में भी कुछ डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज थी, लाइक इंदिरा गांधी। हमारे यहाँ होता था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, वो हर साल असेंबली उसको वोट कर, वो हर साल इट हैड टू बी एक्सटेंडेड बाय असेंबली। मतलब इट वाज सच एन अगली एक्ट, लोग शर्माते थे इसको परमानेंट स्टैट्यूट पर लाने के लिए, तो इसको पीडीए कहते थे उसको। तो उस पीडीए के तहत वो हर साल उसको लेकिन बढ़ाते थे, जैसे एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस है वो परमानेंट बुक कर है। तो इन्होंने क्या किया, शेख साहब ने, इनको आइडिया आया क्यों ना इसको परमानेंट बनाए। उन्होंने बनाया पब्लिक सेफ्टी एक्ट। उसकी हमने मुखालफत बड़ी जबरदस्त की, क्योंकि उसके अगर जिस हालत में वो लाया गया था, अगर वो होते तो यहाँ हालत बहुत खराब हो जाती। ये तो वाज ड्रकोनियन लॉ, मतलब ये बिल्कुल बदतरीन किस्म के, मतलब एक किस्म की डिक्टेटरशिप थी, वो ज़हनियत की अक्कासी करता था। तो फिर हमने यहाँ एजिटेशन किया प्रताप बाग में, कभी एक दो बार लाठीचार्ज भी हुआ, हम लोग जुलूस निकाले सारे लोकल भी, और हम सब मिलके बाहर के कॉरेस्पॉन्डेंट जो थे, जो हमारे जगन्नाथ सुत्थू, प्राणनाथ जलाली, बड़े काक साहब, आर के काक साहब, उनके दो मतलब बंसी काक और मतलब उन दिनों मक्खनलाल काक शायद यहाँ नहीं थे, ये ओएन कौल, शाम कौल, ये हम लोग थे। तो हम और सनाउल्लाह साहब, सूफी गुलाम मोहम्मद, ये जो बड़े बड़े यहाँ के थे, हम सब जरूर, और बाकी जो वर्कर काम कातिब भी थे सब उसमें शामिल थे। तो इतना ये हुआ कि बाहर के एडिटर्स भी आ गए थे, क्या हुआ यहाँ, कुलदीप नायर, प्राण चोपड़ा, अंजल मल्होत्रा, हमसे बात करने के लिए क्या है। हमने कहा, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने शेख साहब से बात की, तो किसी हद तक उसको थोड़ा प्रेस के बारे, नहीं तो प्रेस के बारे में वही था जो बाकी के बारे में, इनको हथकड़ी पहनाओ, अंदर ले जाओ, प्रेस जब्त करो इनका। अगर ये थोड़ा सा भी हुकूमत को ऑब्जेक्शन हो कुछ आपकी राइटिंग पर, तो उसको थोड़ा नरम किया गया। किसी हद तक उसका क्रेडिट हम ले सकते हैं, किसी हद तक, नॉट आई वोंट से, मतलब हम ले सकते हैं सारा जो कुछ होता है। सबके बाद जब फारूक साहब बरेजमा हो गए, हाँ। तो उन्होंने भी एक कानून लाया प्रेस के बारे में, और इंसिडेंटली मैं तब आई वाज अ कब रिपोर्टर देन, हाँ। तो मैंने वो पूरी एजिटेशन देखी जिसमें आप भी थे, और बाहर से कुलदीप नायर आए थे, वो जो प्राइम मिनिस्टर बाद में बने इंदर कुमार गुजराल, वो आए थे सब। तो हम असेंबली के बीच बाहर बैठते थे, तो और जुलूस वुलूस निकालते थे। वो भी बड़ा मतलब ये क्या था कि एक आदमी जब वहां पहुंचता है ना उस लेवल पर, आई डोंट नो क्यों हो जाता है, खासकर हमारे कश्मीर में ज्यादा रहा है, वो इख्तियारात अपने साथ, एक्सेप्ट वन आई हैव सीन, एक एक्सेप्शन, हालांकि वो बदनाम बहुत है, सही तौर बदनाम, उसमें बदनामी भी सही है, गुलाम मोहम्मद सादिक। उन्होंने यहाँ 370 का अगर जनाजा उठाया तो उन्होंने उठाया, सदर रियासत का उनने ख़त्म कर दिया। ये क्या नाम है, वो वज़ीर आज़म से वो वज़ीर आज़म भी रहे, और फिर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस डिसॉल्व करके कांग्रेस यहाँ रखी रही। सो उसकी वजह वो ये थी कि ही वॉज प्रोबेबली the only one who was fully convinced कि नहीं, we are part of India, we should be part of India। तो वो समझते हैं ये डेमोक्रेसी पे रखने की जरूरत नहीं है। This was his thinking, whether we agree with it or not। लेकिन at the administrative level, उनके उसके टाइम में कहते हैं पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन हो गई प्रेस के बारे में, जो प्रेस पर पाबंदियां थी थोड़ी बहुत हद तक कम हो गई। वो किया उन्होंने भी कुछ है, लेकिन बहुत हद तक कम हो गई। आप उनके खिलाफ लिख सकते थे, आप उन पर अटैक कर सकते थे। तो इस तरह से उनको उनके दौर में प्रेस की आज़ादी मुकाबलतन मैं कहता हूँ ज़्यादा बेटर थी। वो तकरीर बहुत जलसे जुलूसों की ज़्यादा कायल नहीं थे, कभी तकरीरें वकरीरें करते थे। तो ही वॉज नॉट एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू मच टू पब्लिक अपीयरेंसेस, ज़्यादा नहीं था। तो वो रहे फ्रॉम 65 होली रेलिक एजिटेशन जब यहाँ हुआ, वो तो उसके बाद ही आए ना, ख्वाजा शमसुद्दीन के बाद, जिनका नाम अक्सर हिस्टोरियन भूल जाते हैं, जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम थे शमसुद्दीन साहब के बाद तो यही आए। और ये रहे फिर जब इनका इंतकाल हो गया, जब बांग्लादेश की वार हुई, कब 71 तक।
उस वक्त तक ये रहे, मतलब 65 से 5-6 साल ने हुकूमत की, एंड दैट वाज फेयरली, उस दौर को हम लोग कहते थे पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, सो विच बाय इटसेल्फ कन्वर्ट्स मेनी थिंग्स। फिर जब शेख साहब आए तो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट वगैरह आ गया, तो मीर कासिम साहब का बीच में आया, उनका मतलब उस दौर में तो जनरली तैयारी हो रही थी कि शेख साहब आ रहे हैं, अब चल रहे थे। सो मीर कासिम साहब को क्या हुआ कि ही वाज वेरी डिसेंट, वेरी कल्चर्ड, politically sound, मैच्योर, लेकिन कभी मतलब हेड हैवी नहीं था उनका सब। उसकी वजह एक भी है, जब शुरू में वो आए, जो मिर्जा अफजल बेग भी किसी हद तक उसका शिकार हुए। शुरू में यहाँ वो शहरी देहाती लीडरशिप में वो था, देयर वाज सम एलिमेंट विद दैट। या मौलवी सईद जो हमारे कश्मीरी नहीं बोल सकते थे, उन जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी कोई नहीं था। आप उनके साथ बहस करिए किसी इशू पर, ऐसे नॉलेज थी उनकी, ऐसा जानते थे वो, ऐसे करिए, लेकिन बिकॉज ही डिडंट स्पीक कश्मीरी, दैट वाज हिज ग्रेटेस्ट डिसेबिलिटी। और विद इन कश्मीरी स्पीकिंग शहरी देहाती लीडरशिप में फर्क था। तो इसलिए जब मिर्जा अफजल बेग को हम लोग, जब तक उनको 78 में जबरदस्ती जबरन बेदखल नहीं किया गया, तब तक एवरीबॉडी कंसिडर्ड हिम टू बी नेचुरल सक्सेसर टू शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उनके साथ वो जेल गए, वो बाकी तो कोई नहीं गया, बाकी तो बनाए हुकूमत बख्शी साहब के साथ हो गए, जो उस पुरानी टीम में थे, वही साथ रहे, महाजरा शुमारी वो चलाई। 77 के इलेक्शन में शेख साहब खुद मतलब बेड रिटन पेशेंट थे, चलाई बेग साहब ने। जब हुकूमत हो गई तो उनको मुझे याद है वो ही वाज ऑन ट्रिप टू दिल्ली, तो इमरजेंसी मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इधर, आई वाज आउट ऑफ गवर्नमेंट, इधर सेक्रेटरीट में। शेख साहब ने कहा कि उन्होंने गद्दारी की है, बेग साहब ने एकदम बोला कि गद्दारी की है पार्टी के साथ। क्या गद्दारी की है? कह रहा है कि यहाँ MLC का इलेक्शन होता था, MLA को वोट देना होता था, इलेक्शन, उनके दामाद थे मोहम्मद याकूब बेग, कह रहे हैं कि हमने उनको अलॉट किया अच्छे सीट, लेकिन उन्होंने हमारे जो अपने नेशनल काउंसिल के कारकुन ने हमारी ओवर द पार्टी डिसिप्लिन किसी और की लॉयल्टी भी अंडरमाइन की और उनको वोट दिलवाया उसको। तो इस जुर्म में हम बादाश्त में उनको, ही वाज dismissed as deputy chief minister, he was dismissed as naib sadr of national conference, and he was ousted from national conference. So that was September 1978 में। यहाँ भी हम भी कोई सीधे साधे नहीं है, हम दूसरों को इल्जाम लगाते हैं आपने हमारे साथ ये किया, हम जब अपने हमने बड़े तीर मारे। सईद साहब ये मुझे बता दीजिएगा, शेख साहब के साथ आपके हर एक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन शेख साहब के साथ आपने काम किया, व्हाट वाज द लास्ट मीटिंग बिटवीन यू एंड शेख साहब? When पर्सनल मीटिंग तो बहुत, उसके बाद आखिर वाली, उसके बाद जब वो नहीं रहे, एक बार उन्होंने पता नहीं कहाँ तकरीर की, जामा मस्जिद बंद, उन्हें बहुत कम तकरीर जामा मस्जिद में की है, कहीं शायद बारिश थी या क्या था, ईदगाह में के बताया वहाँ के। तो वहाँ उन्होंने तकरीर की कि वो उस वक्त वो कह रहे थे कि हम वो बिल लाएंगे, रिसेटलमेंट बिल, याद है आप? जिस पर इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ा, उस पर बहुत बवाल उठा जबरदस्त। उन्होंने तकरीर वहाँ की, तकरीर में उन्होंने कहा कि ये तो होकर रहेगा, नहीं तो खून की नदियां बहेंगी। अब मेरे साथ IB का एक नया आदमी आया था, वो सुन रहा था तकरीर, और ये अल्फाज शेख साहब ने उर्दू में कहे खून की नदियां बहेंगी। वो इतना अलार्म हो गया, उसने कहा सईद साहब यहाँ तो तबाही हो गई। मैंने कहा सुनिए, हमारा ये तकिया कलाम है, हम जब अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बच्चे डोम करोए मैंने उसको समझा, मैंने कहा डोंट गेट नर्वस, मैंने कहा ये लाल में रिपोर्ट भेजेगा पता नहीं क्या होगा, मैंने कहा ये ऐसे होता है, इसको सीरियसली मत लीजिए, अगर आप ये सीरियस लेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे कश्मीर में। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा, उनको यकीन आया। तो ही टॉक्ड एट दैट टाइम, पता नहीं पुलिस वाले कौन थे, पुलिस के चीफ थे उनके राज के, उनने शायद दे एंडोर्स माय व्यू, तो ही रोट ए मोर मॉडरेट रिपोर्ट, अदरवाइज ही वाज गोइंग टू सेंड ए रिपोर्ट कि यहाँ तो हो गया, आग लग गई, शेख साहब ने कहा ये ऐसा हो गया, खून की नदियां बहेंगी। तो ये भी एक था, मतलब इंटेलिजेंस रिपोर्ट जब यहाँ से जाती है कभी कभी, वो बहुत, अब जो किताबें लिखी है ना अब्दुल्ला साहब ने,
दुर्र साहब ने थोड़ा बहुत मतलब जितनी उनकी लेवल है, मैं समझता हूँ उस लेवल की किताबें नहीं लिखी हैं थोड़ा। हाँ मतलब कम लेवल, उन्हें बड़े पर्सनलाइज करके लिखा है। पहला वाला जैसे पैसे लिए उसने, फिर पैसे लिए उसने, फिर ये किया, फिर मैं जैसे मतलब कुछ लोगों की आदत है कि वो अपना आप को ज्यादा बताते हैं दूसरों को कम करने के लिए। इनका मतलब लगा सुपरफिशियल, मुझे लगा वो सतही अकाउंट है। अच्छा आदमी है, इज ए नाइस पर्सन। पर्सनली मुझे एक दो बार मेरे जिक्र खैर भी किया है अपनी किताब में। तो लेकिन मैं समझता हूँ इट्स नॉट अ बुक मतलब जो उस लेवल के आदमी की एक्सपेक्टेशंस है, द इंफॉर्मेशन ही हैड, द अफेयर्स ही हैंडल्ड, उसके हिसाब मुताबिक मैं समझता हूँ इट कुड हैव बीन अ बेटर बुक। वो क्वालिटेटिवली है नहीं, उतना नहीं है। दोनों किताबें, दोनों किताबें उनके साथ जो पहली जो किताब उन्होंने लिखी वाजपेयी, उसके साथ वो था ना सिन्हा, ही वाज माय कलीग इन संडे ऑब्जर्वर ग्रुप में, तो वी वर कलीग्स। उसने फारूक साहब पे भी किताब लिखी है ना, फारूक साहब पर। हाँ, वो चीजें जो आपने जिनका तज़किरा आपने फरमाया दौलत की किताब के हवाले से, वो बहुत सारे लोगों की वो राय है कि इसमें वो उस लेवल की किताब शायद नहीं है। हाँ। और ये भी शायद इस वजह से भी कि इंटेलिजेंस जो इस दुनिया में काम करते हैं, हाँ। उन पर तो वो बहुत कुछ जानते हैं। शायद जो कानून है और जो एथिक्स है, हाँ। वो शायद उनको वो चीजें सामने लाने की नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। देखिए यहाँ एज ए जर्नलिस्ट जैसे आपका है, हमारे ताल्लुकात हर एक के साथ हैं। गिलानी साहब उनके आते हैं ना, वो गले मिलते थे, याद है आपको? सोच नाल मत करा, यस अगर इंटेलिजेंस का नफर उसे दबन ये जासूस मतलब उनकी आदत थी। एमएलए रह चुके थे, मुझे याद है जब गिलानी साहब पहले यहाँ एक इंटरेस्टिंग और मैं सुना रहा हूँ, यहाँ साजिद साहब के इंतकाल के बाद यहाँ कासिम साहब बन गए। फिर उस वक्त तक कांग्रेस में दबदबा सादिक साहब का था, सादिक साहब के ज़ैनब जी उनकी हमशेरा थी, उनका दबदबा था, वो था। अब कासिम साहब आए तो मुफ्ती साहब और कासिम साहब की बहुत बनती थी उन दिनों। तो उन्होंने कहा कि ये जो पीर गयासुद्दीन नूर मोहम्मद एक हुआ करते जो इनके मिनिस्टर, उन्होंने कहा जो शहर के इनके ये हैं, अब हम बदला आया है, हमारे पास हुकूमत आई है, इनका करेंगे। तो in a way Jamaat Islami found it conducive to jump into the atmosphere for the first time 72 वाले election। Exactly। हाँ, अब obviously मुझे लग रहा है कि they received some patronage। वो 5 आए उसमें, ख्वाजा सईद शाह गिलानी, गुलाम नबी, हकीम गुलाम नबी, कारी सैफुद्दीन, अब्दुल रज़ाक कुलगाम के 5 थे। वो 5 का मुझे नहीं याद नहीं। तो जब पहली बार इलेक्शन में इसमें असेंबली में आए तो उसको गिलानी साहब को सब तंग करते थे जब वो कश्मीर पर बात करते थे। आपने इलाहाक पर ओथ लिया है, क्योंकि ओथ तो लेना पड़ता है बनने पर और असेंबली का मेंबर बनने पर। अच्छा आप बताइए इलाहाक मानते हैं कि नहीं? अगर वो नहीं कहेंगे तो इनका ओथ वायलेट होता है, अगर वो हाँ कहेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। वो इसलिए फिर उनको, लेकिन ये तरीका नहीं आता था, उनको सिखाया अब्दुल गनी लोन ने। अच्छा। वो उनके डिफेंस पर आते थे। अच्छा। नहीं वो आलम गलम करके अब्दुल गनी लोन ने, ही वाज ए वन मैन हु कुड होल्ड हाउस। उनको टेक्निक बहुत अच्छा आता था, वो उसको और भीम सिंह को। अब्दुल गनी लोन के जो लेजिस्लेटिव टेक्निक है वो बेस्ट थी, तभी तो सिंगल अपनी पार्टी का वो थे, लेकिन छाप उनकी कार्रवाई पर रहती थी सबसे जैसे सबसे बड़ी पार्टी इनकी है। He would first, for instance, every year he would bring a private member resolution, restoration of 350C, क्योंकि शेख साहब ने कहा था कि जब मैं उसी सूरत में आऊंगा जब वो कानून जो मैंने छोड़े थे वो लागू होए, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। ये शेख साहब को तंग करने के लिए लाया करते थे। वो खड़े होकर कहते पता नहीं नौजवान लोगों को क्या हो गया है, ये बार बार यही लाते हैं, ये बार बार खुद वो सारा वो भी बाज नहीं आते थे तो आते थे। बस अब्दुल गनी लोन मुझे याद है जब गुलाम मोहम्मद शाह का हुआ, जब ये हुआ 84 में हुआ, 84 में हुआ जुलाई। तो क्या हुआ कि अब उनका ऐसा गवर्नर ने कहा कि यहाँ जगमोहन गवर्नर थे पहले, जब जिस दिन वो हुआ
जब मतलब जो डिफेक्ट कर गए नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो लोग, वो उनको जमा किया गया रात भर वो ऑपरेशन चलता रहा और उनको एक जगह जमा किया गया, मैं नाम ले लूंगा कहाँ, फिर वहां से ले गए वो सुबह सवेरे अभी कॉकर वहां गया राजभवन, वो मस्ट ऑफ बीन लूप, क्योंकि लाया गया उनको इसीलिए था, बीके नेहरू को निकाला गया था इसीलिए था, तो वहां ले गए। वहां जब शेख साहब इसको फिर वो तो किताब में लिखा है, लोन साहब ने फारूक साहब को फोन किया, भाई आपके घोड़े भाग गए अस्तबल से। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बार बार हर कोई कहता है, ये पिछली बार भी किसी ने कहा था नहीं। उसने कहा यार मैं सच बोल रहा हूँ, पहुंच गए उधर। थोड़ी देर के बाद जगमोहन का फोन आया। जगमोहन ने चिट्ठी तैयार रखी थी, you have lost the support of the system, they are with me, each one of them has said that they have withdrawn their support, therefore resign, otherwise I'll dismiss you। जब फारूक साहब आए, उन्होंने कहा, उनको बुलाया 7 सवा 7 के करीब का टाइम था, 3 जुलाई या 2 जुलाई था 84। उनको बुला के कहा कि उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस स्प्लिट हो गई थी 1 साल पहले, खालदा जी नेशनल NCK बनी थी, खालदा जी फारूक अलग है। तो इनको बोला कि आप की हुकूमत गई है। उसने कहा नहीं, कम है, यहाँ सब है जो आपके खिलाफ है। तो वो गालियां देता रहा, ये भी। उसने कहा अच्छा एक काम करिए, न चोन तो न म्योन, आप गवर्नर रूल लगाइए, इसको भी मत दीजिए, मेरे बहनों को भी मत दीजिए, यहाँ साहब को नहीं दीजिए। लेकिन दिल्ली में वो मंसूर नहीं था, मुझे थोड़ा इसका आइडिया था। तो आई कॉल्ड समबडी, मुझे याद है 2 बजे या 3 बजे का टाइम था। जफर मेराज भी थे, उन PTI का काम करते थे। अच्छा। हाँ, PTI के काम होते उनको तो ही वॉज ऑल्सो एक्टिव फील्ड में। तो मैं, हम तो अब जब सीनियर थे तो काम ही करते थे फील्ड में। तो वहाँ उन्होंने फोन किया, तो इंदिरा गांधी ने, जगमोहन को ख्याल आया मैं ही क्यों न संभालूं। अच्छा। हाँ, उसको जगमोहन वाज दैट टाइप, ही वांटेड टू रूल। यस। तो उन्होंने कहा यार जो गुलाम मोहम्मद शाह को देने के लिए, मैं, फारूक साहब ने भी कहा उसको क्यों देंगे, यू टेक इट। सो ही गॉट द आइडिया। तो उन्होंने जब फारूक आए, उसके बाद जब फारूक हो गए, उन्होंने कहा आई विल सेंड यू ए लेटर। वो टाइप पहले हुई थी, हाथ से लिखा, आफ्टर वी मेट एज यू सजेस्टेड प्लीज सेंड, क्योंकि उसके लिए जरूरी है चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करे, यू डिसॉल्व द हाउस। वो लिखा ना आपको, अगर चीफ में उस हमारे आइन के तहत तो मैंडेटरी थी, गवर्नर के पास ऑप्शन नहीं था, ही हैड टू डिसॉल्व द हाउस। ये मदद कैसे होती है ट्विस्ट। उन्होंने लिखा कि आई वुड प्लीज राइट मी लेटर ऑन द लाइंस इन व्हिच यू स्टेटेड मी, यानी आपने कहा कि डिसॉल्व करो, रिकमेंड करो। जब वो लेटर लेके वहाँ इधर गुपकार रोड पर डिस्कस हुई, तो उनके लॉ मिनिस्टर थे प्यारेलाल हुंडू। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप लिख के दें कि डिसॉल्व, इसका मतलब आप एग्री कर रहे हैं, योर लास्ट सपोर्ट, यू कंटेस्ट द वेरी फैक्ट कि आपने आपकी हिमायत नहीं पूरी है, यू कमांड द मेजॉरिटी। उनको बोलिए कॉल द असेंबली। वो इसलिए वो प्रोग्राम जगमोहन का ठप हो गया। अच्छा। फिर दिल्ली ने उनको बोला कि भाई जो इनको जो शाह साहब के साथ है, गुलाम मोहम्मद शाह के साथ, तो उनको वो दिया गया। तो 3 जुलाई या 2 जुलाई था। गुलाम मोहम्मद शाह का टेक ओवर था। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी, लेकिन लोकली कांग्रेस में क्या रोल था? क्या देखिए क्या था इसकी तरह। इंदिरा गांधी भी हेड स्ट्रांग थी, जैसे शेख साहब थे, इंदिरा गांधी भी काम हेड स्ट्रांग नहीं थी। उन्होंने शेख साहब को तैयार किया कि अगर आप ईमानदारी से हिस्ट्री का मुताला करें, जब शेख साहब थे और जिंदा थे, ज्यादा MLAs गुलाम मोहम्मद शाह के इन्फ्लुएंस में थे, फारूक साहब में नहीं थे। फारूक साहब का हार्डली, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, वो फारूक साहब और चीजों में बिजी रहते थे। तो ज्यादा इन्फ्लुएंस, उनको शक था जब गवर्नर शेख साहब इंतकाल करेंगे तो शाह साहब बनेंगे। तो इंदिरा गांधी है साउंडेड शेख साहब, अच्छा, फारूक साहब को वगैरह। वो ये उस वक्त देवीदास ठाकुर वाज विद फारूक अब्दुल्ला एट दैट टाइम, he was with फारूक अब्दुल्ला एट दैट टाइम, निकाला नहीं था उसको। तो he helped him। तो उन्हें कहा कि अभी शेख साहब दफन नहीं हुए थे, मतलब उनको जाके ओथ दिलवाया। ये जाके फारूक अब्दुल्ला ने
ان کو جب وہاں جا کے کہا کہ مجھے وہ دلائی، اندرا گاندھی نے کیوں کیا اس کو، اس کی وجہ ہے اندرا گاندھی وائی ڈڈ شی پہلے بنوایا اس نے، کیوں انہوں نے کیوں شاہ صاحب کو لایا، اس کی وجہ یہ ہے فاروق عبداللہ کو ایک گمان ہو گیا. اچھا. He got a grandiose idea in his eyes. میں شیخ عبداللہ، میں شیخ صاحب ہوں. اچھا. یہ نہیں کہ میں شیخ صاحب کا جانش نہیں کہ مطلب سکسیسر ہوں، یہ نہیں. اس میں کہا میں جو چیز شیخ صاحب نے ہمیشہ اوائڈ کی، مجھے یاد ہے بار بار آئی ریممبر شمیم صاحب کے ذریعے بھی بہت بار کوشش کی گئی کہ نیشنل پالیٹکس میں آئیں. ان نے کہا یہاں کو خشر پیام، it's a headache. I don't want to get involved. اچھا کشیر اس کا یہ مشکل ہے. And have same wavelength. اس کا ان کا کامن فریز تھا same wavelength. فاروق صاحب اس فارمولا کو بھول گئے، وہ سروائیول فارمولا تھا. فاروق صاحب نے سمجھا something I must say in a moment of weakness it went to his head. ان نے کہا این ٹی راما راؤ تھے ادھر، جوتی باسو تھے ادھر، یہ ان میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا میں تو کچھ اور ہوں. So he threw his lot with those opposition leaders. اور یہاں کنکلیو کیا انہوں نے کشمیر. اندرا گاندھی نے he didn't take it too kindly. That time ٹک مارک کر کے پھر وہ جو نیشنل کانفرنس کا سپلٹ ہو گئی. پھر پہلے بی کے نہرو کو کہا گیا کہ یہ کار نیک کام انجام دو، انہوں نے انکار کیا تو ان کو گجرات بھیج دیا گیا. جگموہن کو لایا گیا، جگموہن تو تیار تھے. اب جگموہن کو بھی بیچ میں رال ٹپک رہی تھی میں ہی کروں. جب فاروق صاحب نے کہا، پھر فاروق صاحب کو ہنڈو صاحب نے کہا کہ نہیں یار تم اگر لکھ کے دو گے یو آر کنسیڈرنگ یو آر لوزنگ میجارٹی. تو یہ مطلب دس ٹوسٹ ٹرنز ان ہسٹری آر ویری انٹرسٹنگ. 99 کی جو سچویشن، 87 کا جو الیکشن سمجھا جاتا ہے وہ بہت ہی لینڈ مارک ایونٹ، نیگیٹو لینڈ مارک. یس، نیگیٹو لینڈ مارک. تو آپ تب بہت ایکٹیو جرنلسٹ تھے. میں بتاؤں آئی ہیو وزٹڈ موسٹ آف دی پلیسز. میرا اپنا اندازہ ہے جو مسلم یونائٹڈ فرنٹ اس وقت بن گیا تھا، جس میں لون صاحب بھی تھے اور گیلانی صاحب اور باقی سب لوگ تھے، میرا اپنا اندازہ ہے 10-11 سیٹیں وہ لے گئے، 10-12 سیٹیں اس سے. لیکن ہوا کیا، مجھے یاد ہے 23 مارچ یا 22 مارچ 87 کو 23 مارچ وہ پولنگ ہوئی. جب پولنگ ہوئی یہ جو یہاں جو سینٹرل انٹیلیجنس کے لوگ ہیں ان میں ان کے اندازے غلط ہوئے، ان کو پینک پھیل گیا. دے سیڈ دیئر کہ فاروق میں بھی لوزنگ، ادھر راجیو گاندھی تھے. تو سیم ڈے یہاں پولنگ ختم ہوئی نہیں، وہاں انہوں نے بلایا اس کو فاروق صاحب کو. فاروق صاحب گئے وہاں، انہوں نے بولا کہ یو آر لوزنگ، اب جو کچھ کر سکتے، پولنگ تو ہو چکی تھی، اب کیا، اب تو ہونا تھا پولنگ سینٹر میں، کاؤنٹنگ سینٹر میں. اس لیے انہوں نے نام نہیں لوں گا اگین میں، ڈویژنل کمشنر اس کو ڈی آئی جی ان سب کو بلا کے کہا کہ آپ ایسا کرو، ہم بچاؤ، ہم لوٹ گئے. فاروق صاحب ہے نا جیسے ہے نا وہ لاپرواہ سا ہے یا بے پرواہ ہے، جہاں سے اترتی چلے ختم ہو گئے، یہ کرو وہ کرو کرو، تو اٹ ٹریول ٹو ایوری ویئر جہاں جہاں. تو انہوں نے کیا کیا کہ کاؤنٹنگ سینٹرز پر جا کے کاؤنٹ جو آفیسر تھا، پولنگ آفیسر کہتے ہیں نا اس کو، کیا کہتے ہیں اس کو، پریزائڈنگ آفیسر، اس کو ان کو ہدایت دی کہ بھائی کیا کرنا چاہیے آپ. اب کہیں جگہ تو ان نے ووٹ کرے، کہیں جگہ ڈکلیریشن غلط کی، کہیں کچھ جگہ کر کے، وہ بھی کتنی جگہ تک 20 جگہ پر کیا ہوگا اتنا کیا ہوگا. مثلا نوٹیبلی میرا قدل میں ہوا وہ کامن پرسپشن، آئی وانٹ نو ایگزیکٹلی، مگر لگتا ہے کہ یہاں وہ محمد یوسف جو بعد میں کیا بنا صلاح الدین، وہ جیت رہے تھے اور غلام محی الدین شاہ ہار رہے تھے. پھر ان کو جیل میں لیا گیا، پیچھے الیکشن ڈکلیئر کیا گیا. وہ الیکشن ایگزیجریٹڈ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنا پر اوور ریئیکشن ہو گئی. ادروائز اتنا برا الیکشن نہیں تھا وہ، میں بتا رہا ہوں، میں نے کر کیا 10-12-15 سیٹ کے علاوہ اور کہیں نہیں آ رہے تھے یہ. لیکن انہوں نے جو پینک میں آ کے جو کیا اس سے سارا وشیٹ ہو گیا، وہ سارا الیکشن بدنام ہو گیا. یہ جو مسلم یونائٹڈ فرنٹ کا وجود ہی بجائے خود ایک بڑا لینڈ مارک تھا، لیکن اس کے کچھ وجہ رہے ہوں گے جس کی وجہ سے بن گیا اور پاپولر ہو گیا. ہاں نہیں دیکھیے، یہ جگموہن کی کارستانی تھی.
नहीं, एक उसकी थी। और यहाँ कश्मीर में आपको पता है, यहाँ हमेशा लेटेंट एक जज्बा है जो कभी इजहार नहीं होता, उसको कभी कभी इजहार का मौका मिलता है। वो इट वाज वन ऑफ देम, दिस वाज वन ऑफ देम मौका जो इसका था। नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सईद साहब अवलीन सहाफ़ी में से पोस्ट पार्टीशन हैं जिन्होंने तारीख देखी है, नज़दीक से देखी है। बाद में ये एडिटर भी बन गए, पहले एडिटर कश्मीरी मुसलमान जो किसी नेशनल पेपर को जिन्होंने एडिट किया, दिल्ली में काफ़ी टाइम दिया इन्होंने। लेकिन जर्नलिस्ट की जो सबसे एक तो पहचान होती है कि रोज़मर्रा के वाक़यात जो बयान करें, लेकिन दूसरी बात होती है कि हमारे यहाँ हमारी दुनिया में एक चीज़ होता है स्कूप, एक खबर जो सिर्फ हम जानते हैं एक पर्टिकुलर दिन, किसी दिन। तो सईद साहब, आपकी तारीख, आपकी पर्सनल कैरियर में स्कूप्स का जो नहीं, मैं क्या एक दो मुझे याद है। एक मैं आपको बताता हूँ, 1971 में जब ये इंडियन फोकर फ्रेंडशिप पहला हाईजैक यहाँ हुआ, हाशिम कुरैशी ने किया। अच्छा, किसी के पास ये न्यूज थी, मेरे पास शाम के टाइम, उन दिनों टेलीफोन पर न्यूज देना होती थी। सही। तो मैंने पूरी न्यूज और ये भी बताया कि किसने किया है। अच्छा, हाँ, बताया मैंने। तो मैंने ये भी कहा कि हाशिम कुरैशी ने किया, और वो बीएसएफ का एम्प्लॉई था, एंटी हाईजैकिंग ड्यूटी पर। हाशिम कुरैशी एयरपोर्ट पर लगाया था, क्योंकि वो पाकिस्तान गया था। तो कहा जाता है कि वहाँ मकबूल भट्ट से उनकी मुलाकात हो गई, मकबूल भट्ट ने उनको अपने रिक्रूट किया, थोड़ी बहुत हाईजैकिंग का गुर सिखाया, और फिर यहाँ, और बीएसएफ को पता। अच्छा, वो जब यहाँ आया तो यहाँ स्टेट पुलिस ने उसको रखा अपने पास। पहले स्टेट पुलिस उसको रखना चाहती थी, लेकिन किसी तरीके से बीएसएफ ने उसको अपना बनाया। वहां पर स्टेट पुलिस के पास सही रिपोर्ट थी, ये हाईजैक करेगा, ये गुलाम मोहम्मद सादिक चीफ मिनिस्टर, इसलिए स्टेट पुलिस वांटेड हिम टू बी नैप्ड एंड दैट। लेकिन बीएसएफ उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। बीएसएफ ने कहा कि नहीं, ये हमारा काला मुंह लड़का है, यही करेगा सर। तो अंदर अंदर एक टसल चल रही थी बीएसएफ अथॉरिटीज और सीआरपी के, उसको हम इंटरोगेट करेंगे। उन्होंने कहा था हमारी रिपोर्ट है, ही इज नॉट कम विद। तो इसी दौरान, और वो बीएसएफ वाले इधर यहाँ एक पटेल होते थे डीआईजी है, वो उसको अपनी गाड़ी में ले जाते थे एयरपोर्ट, वहां से लाते थे। तो डीआईजी लेते थे शुरू में, बाद में उनकी गाड़ी जाती थी। तो जिस दिन ये वाक़ा हुआ, मुझे पता था ये गया कहाँ। मैं गया, ये वहाँ रहते हैं, यहाँ जमा मस्जिद के पास, नवाटा में, हर छोटे से घर में इसके बाप से मैं मिला। मैंने इंटरव्यू किया उसका, अभी किसी को पता नहीं किसी चीज का। मैंने उसका इंटरव्यू किया, मैंने कहा पता है क्या? वो उसने कहा मैं 47 में मैंने जंग लड़ी, यहाँ गोली लगी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्का कारकुन था। मैंने कहा फिर ये आपका बेटा ऐसा कैसे हो गया? उसने कहा वो बेटा मेरा ऐसा नहीं है, वो बीएसएफ का आदमी है, बीएसएफ का इंस्पेक्टर है। मैंने कहा कहाँ है? उसने उतार के उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिखाया मुझे, हाशिम कुरैशी का, कि दैट ये बीएसएफ का है। तो मैंने जब ये इंफॉर्मेशन अपने को दी, तो दूसरे दिन मेरे गले पड़ गए बीएसएफ, वो आईबी वगैरह सब। मैं तो कांग्रेस में मारे, हाउ डिड यू डू, ये नेशनल सीक्रेट था, वो सीक्रेट था। मैंने फिर क्या किया, मैंने सादिक साहब को फोन किया, मैंने कहा मुझे बचाइए भाई, मैं तो फंस गया हूँ। उन्होंने कहा तो आपने सही बात लिखी है। क्या हुआ कि वहाँ उन्होंने कहा कि आप वो कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट डे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सादिक साहब ने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाला हूँ कि इधर ये हमने कहा था, ये पुलिस ने इनको कहा था ये सस्पेक्ट है, ये हमको दो, उन्होंने अपने लिया। तो इंदिरा गांधी की तरफ से उधर से मैसेज आया, ओएनदार उनको सेक्रेटरी होते थे, उनको जम्मू में थे, वो मैं जो श्रीनगर में था। तो उनको कहा कि न करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसने कहा नहीं, आई एम गोइंग टू। तो सादिक साहब ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हीं मतलब एंडोर्स माय अकाउंट, हमने मांगा था, उनको नहीं दिया गया वगैरह, वो ये उसने ही पुट अक्रॉस हिज पॉइंट। तो उस वजह से मैं बच गया। दैट वाज वन वेयर आई ऑलमोस्ट गॉट इन्वॉल्वड इन। तो इसके अलावा और स्कूप्स क्या रहे जो आपके पास सिर्फ आपको पता थी उस दिन? वो इशारों किनारों में कर सका मैं। आई हैड सम आइडिया दैट फारूक साहब ने जब ये अपोजिशन ज्वाइन किया तो दिल्ली में इनके खिलाफ कई चीज पक रही है, तो वो और बहुत अटेम्प्ट हुए टू
एक तो कुछ तो वो बीके नेहरू नहीं माने, कुछ ये एमएलए जिस दिन मिलना था उस दिन नहीं मिलते थे, लेकिन फिर जिस दिन मिले आई गॉट द क्लू फ्रॉम वन ऑफ द एमएलए जो थे कि हमें उस दिन उसको वहां मिलना है, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ क्या। तो इट हैपेंड दैट डे, बट जब मैंने थोड़ा इशारा कराने में वो खबर दी थी, बट सब्सिक्वेंटली इट वाज मतलब एस्टैब्लिश कि ऐसा हुआ है। हाँ। फिर एक और खबर थी, जब रविंद्र महात्रे एक होते थे डिप्लोमेट बर्मिंघम में थे, उनको JKLF वालों ने मारा, उस पर कंट्रोवर्सी है, किताबें पढ़े, मकबूल भट्ट कह रहे हैं कि उन्होंने मारा, अमानुल्लाह खान वालों ने मारा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनको मार, एक दूसरे पर किताबें लिखते हैं, हाशिम कुरैशी भी उस बारे में लिखते रहते हैं क्या। दैट इज देयर बिजनेस। हुआ क्या कि उस दिन मैं जम्मू में था, ये फरवरी का शायद टाइम था, बिल्कुल। तो वहाँ एक मैंने नाम नहीं पता, हम आपको नहीं है, सेठी साहब के, कृष्णदेव सेठी साहब के छोटे भाई राम सेठी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो इत्तेफाकन वहाँ शाम को कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर बड़े अच्छे लोग आते थे शाम को। उन्होंने कहा आज एक अजीब बात हुआ, दिल्ली से एक आदमी आया जहाज में और फारूक साहब से मिला, फिर एक मजिस्ट्रेट को बुला के ले गए, और अफवाह यह है कि उन्होंने मकबूल भट्ट की फांसी का, क्योंकि फांसी तो हो गई थी, फांसी तो उनको बहुत पहले नादी हल केस में हो गई थी। exactly. और वो पकड़े, जिस दिन वो पकड़े गए ना, दूसरे इत्तेफाक से ये भी एक किस्सा, वो बाद में बताओ, ये लंबा हो जाएगा। खैर उसमें ये था कि अब उनको फांसी देनी है, ये हुक्म हो गया था, यह मजिस्ट्रेट का होना चाहिए था, उसने जो उसी इलाके से, वो मकबूल भट्ट वाले तिहाड़ जेल, तो वो आदमी आए तो उन्हें वो करे, वो वारंट लेके चले गए और 10 फरवरी को उसको फांसी दी जाएगी। अब ये किसी, मैंने उसको कहा किसी और को ना बताइए, ये बताइए। अरे कहा प्रवेद जी को, हम बैठे, तो जफर यहाँ था, जफर मेराज, जफर से वो मैंने शेयर किया, मैंने कहा ये तो घर में किसी और को नहीं बताना, किसी नहीं, किस घर में भी नहीं बताना किसी। मैंने दूसरे दिन खबर लगाई कि मकबूल भट्ट टू बी हैंग टुडे, और तिहाड़ जेल लिखा। अरे भाई उसके पीछे में किताब पीछे हो गया वही, फिर क्या हुआ उसके पीछे, कैसे हुआ, पर अलग बात है, लेकिन दीज वर टू वो फिर वर्ल्ड न्यूज थी, वहां भी पिकअप, पाकिस्तान बियॉन्ड वगैरह वो पिकअप हो गई। 11 फरवरी को बात। हाँ, आई वाज अ न्यूज मैन, आई वाज प्योरली एक्टिंग एज अ न्यूज मैन। मुझे न्यूज मिली, मैंने कहा इससे बड़ा स्कूप क्या था। फिर मुझे एक और स्कूप है, उस वक्त शेख साहब नाराज हो गए थे शुरू से। जब शेख साहब को 1975 में अकार्ड हो रहा था, दिल्ली में था, मैं भी दिल्ली में था, शमीम साहब भी दिल्ली में थे, मीर कासिम भी दिल्ली में थे, तो डेट तय हो गई कि 25 फरवरी को उनको देंगे, 25 फरवरी 1975 को उनको जम्मू में ओथ दिया जाएगा एज चीफ मिनिस्टर। आपको याद है उन्होंने मांगा था कि मुझको वजीर आजम बनाया जाए, उन्होंने कहा रियासत में आप लगाएं अपने आप को वजीर आजम, रियासत के बाहर आप वजीर आला ही होंगे और गवर्नर वगैरह सब। तो मैंने खबर पेट्रियट में लगाई, वो भी वर्ल्ड स्कोप थी कि शेख वर्ल्ड फिक्र थे। वो एक महीना पहले मैं 3 हफ्ते पहले 25 फरवरी शेख अब्दुल्ला टू बी स्वर्न इन, ये अभी भी मौजूद होगा वहां पर। उन्होंने वहां पर देखा, मीर कासिम साहब मुझ पर बहुत गुस्सा हुए, हालांकि डिसेंट मैन, जेंटलमैन। शमीम साहब ने मुझे कहा कासिम साहब बहुत गुस्से में, ये आपने किया क्या वहाँ? मैंने कहा क्या, कासिम साहब को ये भी कहा होगा कि क्वेश्चन सुना आता है, पता ले शेख साहब से इन्वॉल्व तो चीफ मिनिस्टर होती उनको वो भी लगा, लेकिन ये भी लगा होगा कि इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, किसने किया। फिर जब मैं दोबारा उनसे मिला तो छुपना चाहिए पजी नहीं इसके कारण मैं खराब क्या आता है, मजबूर है पानी तो मेन प्रोफेशन से वाला ये मैं क्या कर मैं तो मगर मेन प्रोफेशन से वाला जी नो सी खबर दी मैं पुछूं तो मैं तो शेमी सोबत खबर मैं कर पाने खबर ही। ये 2-3 कुछ ऐसे स्कूप थे जो मेरे। तो अब वो जब नैनीहाल में वो नैनीहाल केस के बारे में कुछ फरमा रहे थे, किसका? मकबूल भट्ट के केस के बारे में। हाँ। जब गिरफ्तार हो गए वहाँ हंदवाड़ा में। हाँ, हंदवाड़ा में क्या हुआ, जब वो
पहली बार तो भाग गए थे, वो यासीन मसीह का जेल तोड़ के। अब उसकी पुरानी स्टोरीज हैं, सेंट्रल जेल से कैसे भागे, शायद 67 में, 64 में, 64 या 61 से। तो फिर खबर आई, देवीदास, आई वाज डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, खबर आई, ये 75 या 76 की बात है, कि हंदवारा में उसने बैंक मैनेजर को मारा है। मैंने कहा मकबूल पर कश्मीरी को क्यों मारेगा, वो तो कहता था कि मैं बड़ा आइडियलिस्ट हूँ वगैरह वो ये। तो देवीदास ठाकुर साहब ने कहा कि चलो यार, तो उसने मेरे साथ, ये गुड टू मी, मतलब ऐसे उन्होंने कहा चलो अब मैं हंदवारा चलते पता करते हैं क्या बात हुई है वहाँ। शेख साहब भी कह रहे जरा पता करो। हम वहाँ गए तो हम लोगों से मिले, हमने कहा कि हुआ क्या। उन्होंने कहा उनको पैसे की जरूरत थी, वो बैंक से पैसे लेना चाहते थे। तो बैंक से उसके पीछे वो एक गुलाम ने भी होते वहाँ बेचारा मैनेजर, उसने कहा मैं मारा नहीं, वो पीछे पीछे लगा, पीछे खुशी में सुना मैं आपको मारूंगा, मुझे छोड़ दो, मैं मकबूल भट्ट हूँ। उधर किसी ने यकीन नहीं किया। लोग कह रहे थे मुझे, ठाकुर साहब कह रहे थे कि अगर लोगों को पता चलता है ये मकबूल भट्ट है, वो उसको पकड़ने नहीं देते या वही छोड़ जाए उसको। तो उन्होंने कहा मकबूल भट्ट, मकबूल भट्ट, मकबूल भट्ट। तो उसने कहा नहीं झूठ है। फिर मकबूल भट्ट ने had to shoot him, he shot that person, गुलाम नबी को डेड, एंड भाग गए वहां से पैसे लेके। फिर वो फरार हो गए वहां से, फिर पकड़े गए अल्टीमेटली। जब वो तीसरी बार आए, तो दूसरी बार जब आए, जब 87 के इलेक्शन के बाद जो सिचुएशन उभर गई वो 1989 में बड़ी एक्सप्लोड हो गई, वाज़ेह हो गई। मतलब तब तक तो अंदर अंदर जो भी हो रहा था वो बाहर आ गया। नहीं, वो दूसरा एस्पेक्ट है उसका, वो मिल गया उसके साथ, वो जुड़ गया उसके साथ। 87 आई डोंट एस्क्राइब दैट, बट 87 की वजह से ये सब कुछ हो गया। ये पक रहा था, मतलब उधर की भी तैयारी हो रही थी, उधर तैयारी। सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात उसका, अगर इफ समबडी हैज टू फाइंड आउट क्यों हुआ ये, वो देखना चाहिए कि बॉर्डर पर क्यों हुआ। देखिए वो सब जो सैलाब आया वो बॉर्डर से ही आया ना, सही। हथियार तो बॉर्डर से आए, अदरवाइज सेंटिमेंट तो यहाँ था, हथियार तो बॉर्डर, और आना जाना फ्री था। कुपवारा में चलो पार चलो, चलो पार चलो अपना। सो समबडी हैज टू गो। अभी तक आज तक उसकी अगर हुआ है छानबीन तो पता नहीं लग रहा है, लगना चाहिए ताकि दोबारा ना हो, ये कभी भी हो सकता है। उस जमाने में बिफोर दैट इट वाज मतलब ओपन बॉर्डर, नॉट पोरस बॉर्डर, ओपन बॉर्डर लग रहा था मुझे, जिसकी वजह से दैट इज द मेजर कंट्रीब्यूशन। उसका फायदा उन्होंने उठाया आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ क्लैंडस्टाइनली यहाँ से लोगों को लेते गए, उनको मतलब सब माइंड भी सबवर्ट किया, उनको ट्रेनिंग भी दी, और इतनी फ्रीडम थी कि वो हथियार लेके वापस आ रहे हैं। दिस इज टू मच, ये तो फेलियर है ना, मैं तो मानता हूँ ये फेलियर है। पूरा एक्सप्लोड हो गया, तब आप श्रीनगर में थे। मैं क्या हुआ कि जब ये हो गया, मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर बन गए थे। अच्छा, मैं उनको जाती तौर पर चूंकि जानता था, उन्होंने आई फेल्ट सैड किडनैप हो गई बेटी। तो मैंने कहा ये थोड़ा फर्ज बनता है कि दैट वी शुड गो विजिट हिज होम। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ श्रीनगर, अगर आप जा सकते हैं। मैं जम्मू में था, तो मैं यहाँ आया। इट वॉज प्योरली पर्सनल, इसमें कोई जर्नलिज्म का कोई अमल दखल नहीं था। सो मैं यहाँ आया, तो यहाँ मैं आई वॉज अ विटनेस टू व्हाट वाज हैपनिंग, आई वॉज ओनली ए विटनेस टू व्हाट वाज हैपनिंग। मतलब वो आरिफ खान आए, गुजराल आए, और भी लोग आए, और अप्रैल के फारूक साहब वाज रेजिस्टिंग फॉर हिज ओन रीजंस, जो आप मतलब ही इज कोटिंग देम टुडे। तो उस तरह से सडनली मैंने देखा जब ये हो गया, यहाँ सैलाब आया, उमड़ आया, मतलब कंप्लीटली ऊपर नीचे हो गया। मुझे लगा जमीन उलट हो गई। हाँ बिल्कुल, इतना लग गया। हाँ ये तो दैट वाज आई हैड नेवर, ऐसा सीन मैंने देखा नहीं था। ये मैंने देखा था जब मोई मुकद्दस की चोरी हुई थी। अच्छा, उस वक्त हुआ था, सर्दी का मौसम था उस वक्त भी। जब देखिए मोई मुकद्दस के नतीजे में ही चेंज ऑफ एरा हो गया था, फ्रॉम शेख अब्दुल्ला एरा टू शाम बख्शी एरा टू अदर एरा। तो उस टाइम जो बख्शी साहब अदरवाइज वेरी पॉपुलर, उन्हें जितने काम किए शायद किसी ने इतने काम किए, जितने इंस्टीट्यूशन उन्हें बनाए, जितनी सहूलियात उनको दी, राशन फ्री दिया, उतना। एंड ही रैन ए वेरी
efficient administration, sufficiently खुद, क्योंकि वो खुद उनका equipment अच्छा था. अब चूंकि यहाँ issue political था, and he was on the wrong side of that politics. He was on the, तो इसलिए लोगों ने मोइन मुकद्दस का गुस्सा उन पर उतारा, उनका इरा ऐसे मिटा दिया जैसे था ही नहीं. 10 साल में उतने यहाँ कश्मीर में जो तरक्की हुई है, जो आज आप आए या मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, उसकी वजह से है. वो उन्होंने वहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने लोगों को बाहर भेजा, कितने को किया, या सड़कें बनवाई, ट्रांसपोर्ट किया. ही ओपनड अप एवेन्यूज ऑफ डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड आम आदमी की वेलफेयर के लिए भी सब किया. एजुकेशन फ्री हो गई, एमए फर्स्ट से एमए तक. रेवोल्यूशन था ये तो उस जमाने में, आपको पता नहीं है. रेवोल्यूशन. इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भेजा, मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा. उनके टाइम में फारूक साहब भेजे गए, महबूब भेजे गए थे, या उसके बड़े भाई शायद थे, उनको भेजा गया था. फारूक साहब को बख्श साहब ने भेजा. हाँ, डॉक्टर के लिए. हाँ, और क्या, मतलब जवाहरलाल नेहरू के कंसर्न से नेचुरली. हाँ, मतलब ये तो कोई जानता नहीं है. his time, during his time, जवाहरलाल नेहरू नेचुरली must have prevailed at that time कि इतना नहीं, इतने इंतकाम नहीं लेना है. तो जयपुर में थे, जयपुर में कोट रखा था. बेग साहब के बेटे भी, या ममता, वो जो बड़े हैं इनके क्या नाम था मेरे याद नहीं, वो भी है डॉक्टर अशरफ शाह. 90 का जर्नलिज्म कैसा था? आप तो बहुत सीनियर लेवल पे थे, बहुत सीनियर लेवल पे. 90 में मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज इन दिल्ली, बीइंग ए कश्मीरी कुदरती बहुत मुझे है. 90s में जर्नलिज्म जो आपके क्रॉप आए नए ना, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ख्याल नहीं था कि हमारे में इतना मवाद मौजूद है. अच्छा. जब मैं आया बहुत में उन्हें ना मुसलमान, तो आई बिकेम ए स्पेकुलेशन कि कैसे आया, हाउ डिड ही, मैं इन्फिल्ट्रेटर जैसा लग रहा था, अकेला आदमी. तो उसके बाद जब आप लोग आए, फिर मैंने देखा वेद जी के साथ काम करते हुए, आपको, शुजात बुखारी को, कितने नाम गिराऊं, सारे सब, ज़हूर को, रशीद अहमद वगैरह. तो मैंने एंड आई सा यू वर्किंग. तो मैं ये एज ए प्रोफेशनल मैं ये कह के गया कि कश्मीर में जर्नलिज्म का इतनी देर में यूनिवर्सिटी का भी खुल गया, वहां भी लड़के पढ़ के आए, एंड दे बिकेम, उनका विजन थोड़ा डिफरेंट था, जनरेशन टू जनरेशन जैसे होता है. तो इट ग्रोथ ऑफ जर्नलिज्म इन कश्मीर में समझता हूँ इट इज वेरी हेल्दी तरीके पर, मतलब जिसको बैप्टिज्म बाय फायर कहते हैं अंग्रेजी में, यानी आग से निकल के. ऐसा जर्नलिज्म किसी और को ये ट्रेनिंग जो होती है कि योर लाइफ इज एट स्टेक. कितने लोग गए, कितने बच गए, यू आर आल्सो, मैं सर्वाइवर ही कहूँगा आपको. वो दौर ऐसा था, उस वक्त बचना मुश्किल था. तो लेकिन एंड यू आर एबल टू परफॉर्म वेरी वेल. मतलब यूसुफ जमील हैं, मतलब आप हैं, शुजात, एंड अल्ताफ, ये रैना, मुजफ्फर रैना है, अल्ताफ साहब वेरी वेटरन. उन्हें बीबीसी पर शुरू में उनका था, वो भी था. फिर यूसुफ जमील डिड इट इक्वली बेटर, एंड ही हैड टू सफर आल्सो. पहले किडनैप हो गए थे वो. उस दिन मैं मलेशिया में था बाय द वे, एक प्राइम मिनिस्टर के साथ विजिट के लिए. जब तो सारी रात मुझे याद है मैं फोन पर था दिल्ली के साथ, छोड़ जब तक वो घर नहीं आई मैं परेशान था कि अजीज था, मतलब इस वक्त वो फोटोग्राफर जो बेचारे मुश्ताक अली, वो अपने बेटे की तरफ. यस, मुझे पता है. हाँ, जस्ट लाइक माय सन वसीम की. जब वसीम की शादी हुई तो फोटोग्राफर तो वही कर रहा है. तो खैर ये कहानियां हैं, मतलब हिस्ट्री पता नहीं फुटनोट में होंगी. नहीं, एक वक्त था कि शक था कि इसलामाबाद कारस के अंदर, मुझे याद है जब मैं पहली बार साजिद साहब जिन्होंने मुझे, मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि आप ये शुरू करो, अरुणा की बात की, उस वक्त मुझे शक था मुश्किल काम होगा कि नहीं. फिर उसके बाद मतलब तेना था, पता नहीं कश्मीर में इस किस्म का मुसलमानों में रुझान है कि नहीं, बट थैंक गॉड कि इट इज मच बियॉन्ड. आज यू कैन कंपेयर विद एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट फॉर बेटर. मतलब पूरे ग्लोब में कश्मीर के जर्नलिस्ट रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब बिगेस्ट इंस्टीट्यूट. नहीं, बिल्कुल आजकल मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर है, देखिए रंजूर साहब की भी, शी इज मैरिड
रंजू साहब सन, मेरी बेटी, वो उसने अमेरिका में जर्नलिज्म किया, उसने किया वहाँ ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज, नहीं कोलंबिया से मास्टर्स किया, कोलंबिया से मास्टर्स किया, शिकागो से उसने किया है, शिकागो वहाँ से किया जर्नलिज्म से। अभी टाइम मैगजीन में 5 साल रही वो। तो अब बिकॉज शी भी थोड़ी स्ट्रांग माइंडेड है, वो उनके जैसे, वो शी इज वेरी पैलेस्टीनियन, प्रो पैलेस्टाइन उसका माइंड सेट है। उस इशू पर उसके साथ मेरे टाइम के साथ नहीं बनी, तो शी इज क्विट टाइम। अच्छा, हाँ, शी तो टाइम से मैगजीन से बाहर है। तो व्हाट इज शी डूइंग राइट नाउ? फ्रीलांसिंग करती है, शी इज हैप्पी। अच्छा, वो कहीं मेरा दम घुट रहा था कि आई वाज नॉट एबल टू डू जस्टिस टू पीपल। वो थोड़ी फेयर माइंडेड टाइप का है, कहती इतना जबर हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, इसका हम नहीं करेंगे, मेरे पेशे का तो फायदा क्या है? इफ आई कैन नॉट से इट। एक कहानी उन्होंने कवर पर उसकी छापी, उसको थोड़ा करने के, उसके बाद वहाँ आपको पता है वहाँ रेजिस्टेंस है, Exactly. वहाँ छपने नहीं देते। तो अब शी हैज फाउंड एवेन्यूज वेयर शी कैन एक्सप्रेस हरसेल्फ, वो ट्रूथफुली, मतलब वहाँ अमेरिका में चलेगा नहीं, फ्रॉड जर्नलिज्म तो चलेगा नहीं, उन्होंने भी किया, तो अब वो कर रही है। ये जो आप जिस दौर से हैं, जिस दौर में आप बहुत एक्टिव तो आप आज भी हैं, आज भी लिखते हैं, कमेंट्री करते हैं, लेकिन आपका एक ग्रुप था जिसमें एक तरफ शमीम था, शमीम, दूसरी तरफ वेद बसीन था, फिर ओम सराफ था। I won't compare myself to them. No, you won't compare, but you were part of the same ecosystem. वेद जी मेरे गुरु रहे, ओम सराफ मेरे गुरु रहे, मैं उनको गुरु मानता हूँ। शमीम साहब वाज अ डिफरेंट थिंग, उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस का तो कोई जवाब नहीं। मुझे आई एम येट टू सी अनदर पर्सन जिसमें इतनी खूबसूरती, इतनी क्वालिटीज हो, इतनी ब्रिलियंस में हो। अपनी खामियां भी होती है, he was a human being, he must have been full of faults which probably I am not seeing, others are seeing in a better person। लेकिन आज उनके नजरिया, वसत नजर देखिए जिसको कहते हैं, विजनरी क्या थे वो। उन्होंने आज से 50 साल पहले जो लिखा है वो आज भी रेलेवेंट है। कोई आईना का पर्चा लेंगे, सीरियसली मजमून जो लिखे, या उनकी तकरीरें जो पार्लियामेंट में रही है या असेंबली में रही है, उनकी रेलेवेंस आज इतनी फ्रेश है जितनी आज से उस वक्त थी जब ये की गई थी। सो इस सेम चीज अब वेद वसीन का देख लीजिए, ये ओम सराफ का देख लीजिए। ओम सराफ तो बिल्कुल हम्बल से थे ना, कि लाला जी खुद हम्बल से, लाला मुर्गा, वो हम पड़ोसी भी थे प्रताप पार्क में। हाँ, इसलिए उस खानदान के साथ मेरे बड़े, हमारे सारे सबके हैं, मतलब अच्छा बड़ा हो तो हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। ओम जी तक तो हमारा बिल्कुल ही ज्यादा करीबी था बात। तो वो जो इकोसिस्टम था ना, मतलब उसमें एक तरफ सहाफत जो थी, जो वो जर्नलिज्म, वो सियासत के साथ कटी नहीं थी। मतलब ये आज के दौर में अगर किसी जर्नलिस्ट को किसी पॉलिटिशियन के साथ तस्वीर में देखते हैं तो कहते हैं हाँ ईगो सुनना पर, लेकिन तब एक शमीम साहब लिखते भी थे, एमपी भी थे, मेरे उस्ताद वेद बसीन साहब, मतलब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े एक्टिविस्ट थे एक जमाने में। बसीन साहब का एक था, बेसिकली वो ह्यूमनिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट जिसको बोलते हैं। वो मैंने देखा है उनके दफ्तर में, बानहाल का उधर दूर दराज इलाके का चल के आते थे अपनी कहानियां लेके, जिनको आप और मैं शायद सुनते भी नहीं। हम तो कहते बड़ खबर ले कहीं क्या छोड़, वो उनको सुनते थे, न सिर्फ उनकी खबर देते थे, उनके साथ जाके सेक्रेटरीट में या किसी के साथ कोई हल करना चाहते। सो दैट वाज वन। दो शमीम साहब में भी वो क्वालिटी थी, इमेज भी थी, ओम सराफ में भी थी वो क्वालिटी। ये भी है, सब ह्यूमन टच जिसको बोलते हैं वो था। हसीन साहब, एक बात जो मतलब जिसके बारे में आपकी राय बहुत अहम होगी, वो ये कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लैंडस्केप रहा है उसमें प्राइमरली नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये कभी शेख साहब की तो पार्टी थी, लेकिन कभी बख्शी साहब ने भी इसको हाईजैक कर लिया, इस हद तक कि वेद जी ने एक बार मुझे बताया कि जब शेख साहब 75 में बाहर आ गए जेल से 72 में, उसने ये भी कहा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत भी क्या है। तो खैर, लेकिन जो भी वहां से निकला नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो भी पार्टियां हैं, वो प्राइमरीली नेशनल कॉन्फ्रेंस ही था, चाहे वो कांग्रेस रहा हो और बाकी पार्टी, इवन लेफ्ट लीनिंग जो लोग थे वो भी वही थे। लेकिन एक
सिचुएशन आ गई 2099 के आसपास, जब एक नई पार्टी उभर के आ गई, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके और मुफ्ती साहब आप एक दूसरे को बहुत नजदीक जानते थे, तो कौन सी वजह हो गई, कौन सी, क्योंकि इस पर बहुत सारे नैरेटिव्स चल रहे हैं, था क्या, टीडीपी क्यों बन गई? देखिए क्यों बन गई वो मैंने बनाई उन्होंने। सवाल यह है कि टेस्ट क्या है, लोग किस नजर से देखते हैं, लोग आपको मानते हैं कि नहीं। उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तो 2002 में इलेक्शन लड़ा, कितनी सीटें ली? 16 सीटें ली। बिल्कुल। इसका मतलब है लोगों में कुछ क्रेडिबिलिटी है। हम मानते, अच्छा हम मानते कि नहीं वो एक टाइम था, फिर नेक्स्ट इलेक्शन में दे इंक्रीज देयर कोटा टू 21 or something like that, and third election में they won the maximum number of seats. So there was a space for alternative there, and there was an alternative which people thought it is credible alternative, उन्होंने उसको वोट दिया। मैं और आप उस पर जजमेंट कैसे कर सकते हैं? So Mufti Sahab was able to sense there is a scope for an alternative. He jumped in, right? फिर सीटें उनको मिली 2002 में, नेक्स्ट इलेक्शन में, फिर नेक्स्ट इलेक्शन में, और बढ़ती गई, घटती नहीं। At one time he won all the three parliament. Yes. Yeah, he did. So there was something to it. आप और मैं गलत कर सकते हैं, 10 आदमी गलत सोच सकते हैं, उनके इग्नोर कर सकते हैं ये। So कुछ तो था लोगों के जहनों में उनके बारे में भी, क्योंकि भाईजान शेख साहब का फेड आउट हो रहा था। So his comparison was with successors of शेख साहब, not with शेख साहब। हमारी एज तक तो हम शेख साहब के थे, नेशनल काउंसिल शेख साहब एक चीज थी। That thing faded away. नहीं मतलब ये जो अल्टरनेटिव नैरेटिव्स चल रहे हैं उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उस फैसले पर, एक नई पार्टी बनाने पर, उस वक्त की जो सरकार थी वाजपेयी साहब की, उनका हो सकता, अगर हो भी, अल्टीमेट जज कौन है? लोगों ने जब उसको, शेख साहब को जब वोट दें तो वो जायज, दूसरे को वोट दें वो ना जायज, ये मैं नहीं मानूंगा, ये फार्मूला नहीं मानूंगा। वही लोग जो वोट देते हैं शेख साहब को, वही उन्हीं लोगों ने जिन्होंने 77 में शेख साहब को दिया था, उन्होंने ही वोट दिया उनको 90 कितने 2002 में भी, 2002 में वही लोग थे। तो यहाँ ये ईमानदार हो गए, सही हो गए, वहां गलत हो गए। अगर 2002 होता, मैं कहता फ्लैश इन द पैन, एक बार हो गया तो हो गया, ये पता नहीं क्या था। फिर कंसिस्टेंटली उनकी बढ़ती गई तादाद, बढ़ती गई। सो कुछ तो था जो लोगों को नजर आया। इसलिए ये कहना, अगर आप कहेंगे कि वो दिल्ली वाले की पार्टी थी, दिल्ली वाली पार्टी को लोग कश्मीरी ये गलतफहमी में मत रहिए। देखिए यहाँ जमात इस्लामी जैसी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों से ज्यादा कभी नहीं मिला। इनके जज्बा कुछ और है, ये किसी और सेंटिमेंट से वोट देते हैं। ये जब कन्विंस हो गए कि आदमी जेन्युइन है, या पार्टी जेन्युइन है, या इसका प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, तभी ये कंसिस्टेंटली इतना अप हो सकता है। गैप है बीच में, 2002 के बाद 6 साल का गैप, फिर 6 साल का गैप, 18 साल। तो इसमें कोई मतलब तिगड़म नहीं चल सकता। अगर आप तिगड़म है तो इट इज टू लॉन्ग अ पीरियड टू गेट एक्सपोज्ड। लेकिन एक चीज है सईद साहब की, मतलब ये जो लास्ट इलेक्शन रहा, देखिए अभी देखिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अभी लोकसभा इलेक्शन किस मंथ में हुए? अर्ली लास्ट ईयर थी। उसमें उमर साहब का हशर हुआ, कितने लाख वोट से हार गए? 2 लाख वोट से, मतलब जमानत बच गई, वही काफी, 2 लाख वोट से। विद इन फ्यू मंथ्स इलेक्शन हो गया, ही वन फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो कश्मीरी माइंड जो सोचता है, बिना सोचे नहीं, उसी अब जब उनको 2 लाख वोट दी, उस वक्त हम क्या कहेंगे? ये रिजेक्टेड है, ये दिल्ली का एजेंट, हमने दिल्ली का एजेंट है, वो है, नहीं था ना, इलेक्शन में जीत गए। इफ दिस इज पॉसिबल, व्हाई इज नॉट दैट पॉसिबल? सो कश्मीरी सोच के वोट देता है, ये नहीं है कि वो कश्मीरी को जब मौका दो वोट देने का, एक तो होता है फ्रॉड इलेक्शन करो, अब मौका दो सोचने का। देखिए पिछले 2 इलेक्शन में कहूँगा दिस क्रेडिट गोज टू दिस गवर्नमेंट, ये तो मानना पड़ेगा ना, नहीं तो ये बिल्कुल मतलब बदनीयती होगी न से। इन्होंने दे मेक श्योर, आई डोंट नो क्या सोच के, वोटिंग वाज फेयर,
मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मैंने नहीं देखी है। यस, कोई टेम्परिंग नहीं हुई, कोई शक नहीं, कुछ नहीं। कोई शक नहीं। हाँ। उसमें मुझे भी कोई शक नहीं, हमने भी देखा। हाँ, हालांकि इनके लोग कह रहे हैं क्यों नहीं की, इनके लोग कह रहे हैं क्यों नहीं की। हाँ। अच्छा, एक बात जो मैं पूछना चाहता था वो ये कि यहाँ दिल्ली वाली जो पार्टी होती है, नेशनल पार्टी, वो हमेशा विलन समझी जाती है, देखिए, चाहे वो एक जमाने में एक गलतफहमी में मत रहिए। अच्छा, पावर में आने के बाद हर एक दिल्ली पार्टी हो जाती है। हमें अब इसमें से नहीं, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, कश्मीर लाइफ। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसूलन अगर देखें, उमर साहब किस वोट लाए सर, बड़े अगेंस्ट व्हाट हैपेंड इन 2019। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। बाय नाउ अब 1 साल होने को है उनका, 6 महीने होने को है उनका वो कुछ नहीं हो रहा है, वो वापसी नहीं हो रहा है। ही शुड रिटर्न। लेकिन पीपल समझदार है, समझते हैं अब क्या करें यहाँ, और इनको पता है कि इलेक्शन तक तो लोगों की सपोर्ट है, लेकिन आगे उधर की मतलब जरूरत है, कृपा चाहिए। यस, उस कृपा के बगैर यहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे। अदरवाइज यहाँ देखिए आप, इलेक्शन हुए हैं, जब इलेक्शन हुए कि यहाँ चेंज ऑफ पावर इलेक्शन के बाद होता है या उससे पहले होता है। ये कश्मीर में ये बहुत ही कम हुआ है। इफ यू कंपेयर दिस, 12 बार चेंज ऑफ पावर हुआ है तो शायद 5-6 बार इलेक्शन हुआ, ज्यादातर विदाउट बिटवीन द इलेक्शन होता रहा चेंज ऑफ पावर। सो कश्मीर में जब आप पावर में आते हैं तो आप दिल्ली के हो जाते हैं, होना पड़ता है, ये कंपल्सन है, आप माने ना माने, ये है, इनकी खुशनुदी आपको बर्दाश्त करना पड़ती है। मतलब ऑर्डिनरीली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस बहुत चीजें आप टॉलरेट नहीं करते, बहुत चीजें नहीं, आपको टॉलरेट करना पड़ती हैं अगर आपको रहना है। नहीं, इसमें इस जो बहस मुफ्त में मतलब बात आ गई तो ये पॉलिटिक्स है, ये politics- यस, इट इज नॉट माय डोमेन, इट इज नॉट माय डोमेन। लेकिन एक बात इस बारे में से पूछना चाहूंगा। 2014 के इलेक्शन के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी के साथ अकार्ड किया, मतलब प्रॉपर सिस्टम वगैरह। उनको शायद, मतलब आप उनको बहुत नजदीक से जानते हैं, उनको एहसास था कि इसके उनको किसी और को पता नहीं था कि बीजेपी क्या है उतना, जितना मुफ्ती मोहम्मद सईद को पता है। ठीक है, उनको पता था कि उससे पहले फारूक साहब और उमर साहब बीजेपी में नहीं थे। बिल्कुल थे ना, दोनों थे, तो वो ठीक था। एनसी वाज सपोर्टिंग ए बीजेपी गवर्नमेंट। सोज came out, सोज was, अब आप कहेंगे उसको हाउ डज इट मैटर, ही बिलोंग टू बीजेपी। तो उस वक्त थी, तो जब मुफ्ती वाज फेस्ड विद द सेम डिलेमा विद टुडे, एंड इट विल कंटिन्यू टू बी लाइक दिस। आप जम्मू मेजॉरिटी पार्टी और कश्मीर मेजॉरिटी पार्टी। मुफ्ती साहब, इफ आई स्टार्ट रूलिंग विदाउट जम्मू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, 4 दिन भी नहीं चलेगी, जम्मू वाले चलने नहीं देंगे। नहीं जी, बिल्कुल सही, आपको आधी हुकूमत वहां चलने नहीं देगी। एग्जैक्टली। तो फॉर विल यू रन? सो ही थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। फेटल कैलकुलेशन था, बट नोबडी न्यू इट मोर, इसके रिस्क इन्वॉल्व एलिमेंट कितना है, he knew it more than anybody else. It was a very unpopular decision, very unpopular decision. Obviously इसके लिए कोई scientific research की जरूरत नहीं थी, and he was not a fool, he knew. आज उमर साहब को अब इनको पैसिवली करना पड़ रहा है, वो जो वो एक्टिवली कर रहे थे कि पैसिवली, क्यों, मजबूरी है, it has to, otherwise we'll be back to a crisis situation. इस वक्त ये मोर साहब को जो मैंडेट है, अगर ये उसके ऊपर चलने लगेंगे, he will run into confrontation and result will be same as happened earlier. तो कश्मीर सिचुएशन अब ये जो हिंदी में समीकरण बोलते हैं, उसको ऐसा हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलिटिक्स कश्मीर में, पॉलिटिकल फोर्सेस, यहाँ ये अब मुझे लगता है परमानेंट चीज हो गई है। जम्मू को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर आप इग्नोर करेंगे, देखिए शेख साहब जैसे लीडर ने जम्मू, एक बड़ी वजह ये भी थी, जब वो उनके खिलाफ बहुत कुछ था, लेकिन जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इंतकाल हो गया यहाँ डिटेंशन में, तो ही वहां आग लग गई। नेहरू वाज वेरी एंग्री, नेहरू बहुत गुस्से में थे। फिर उधर से उस वक्त से जम्मू फैक्टर होने लगा, शेख साहब आल्सो अंडरस्टूड। जब शेख साहब 77 में आए
उन्होंने जो चाहे वो ऋषि कुमार कौशल थे, चमनलाल गुप्ता थे, उनके साथ अच्छी बना के रखी थी, उनके काम अच्छे होते, वो सबसे ज्यादा सिफारिशें वही करते थे लोग उनकी चलती। दीज आर प्रैक्टिकल कंपल्शंस ऑफ पॉलिटिक्स इन जम्मू कश्मीर। आज आप उमर साहब आप प्रेशर डालेंगे लाओ जल्दी हमको 370 लाओ, वो कहाँ से लाएगा वो? He has to confront with, he has to deal with people who scrapped it, जिनने बुलडोजर चलाया इसके ऊपर, वो कर, तो he knows it, तो इसलिए उसको वो यहीं रहेंगे जहाँ है और इतनी इख्तियार में रहेंगे जो कुछ है। अब ये है कि जो है वो टारगेट मुफ्ती सईद को बनाना है, क्योंकि उन्हें क्या ये भी तो रहे हैं, मैंने कहा अलायंस में, उनके साथ अलायंस में रहे हैं, पहले ही रहे। अब चूंकि अगर फर्ज कीजिए अभी मैं आपको बताता हूँ हाइपोथेटिकली इनको मेजॉरिटी नहीं मिलती इस इलेक्शन में, फिर ये कैसे गवर्नमेंट बनती है यहाँ? विदाउट जनसंघ तो नहीं बन सकती, बीजेपी नहीं बन सकती। इट वुड बी रिपीट ऑफ इट वुड हैव बीन अ रिपीट। अब मैं लिख के देता हूँ, देयर वाज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट तो बनानी थी ना, तो यू हैव टू कॉप देम। ये है, दीज आर कंपल्शंस ऑफ पॉलिटिक्स। साहब आपने शेख साहब को एक स्टेज में when he was very popular, very powerful, आपने उनको बड़ा दिल बर्दाश्त देखा कि दिल्ली के हवाले से उनके साथ क्या हुआ। क्या वो मोमेंट आपने मुफ्ती मोहम्मद सईद में भी देखा है जब वो चीफ मिनिस्टर थे लास्ट टाइम, उसके बाद वो बीमार हो गए और चल बसे? He had known what it is, उनको सब पता था ये क्या है। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक चीज है, एक चीज में शर्त है, वो अपोनेंट के बारे में ज्यादा जानते थे बनस्बत अपने के। Whatever he did with in full consciousness, कोई चीज ऐसी नहीं, he weighed everything। उन्होंने कहा ऑप्शन ही कोई नहीं है, जैसे इनके पास ऑप्शन, अगर इनके पास मेजॉरिटी नहीं आती, इनके पास ऑप्शन नहीं होता, ये भी यही करते। आई कैन गिव यू 100% मतलब करते हैं, क्योंकि निजाम चलाना है ना, सिस्टम चलाना है, तो दैट इज द ओनली वे सिस्टम, अदरवाइज यू आर आउट। अब फिर आप कुछ नहीं करें, जिन लोगों ने आपको वोट दिया वो कहेंगे सर साहब, इस लंबी गुफ्तगू के आखिर में मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आपने सहाफत को बहुत पहले से देखा है और तब से सहाफत के मेयार, सहाफत को ट्रांजैक्ट करने में टूल्स की रिक्वायरमेंट, इकोसिस्टम की तब्दीली, एवोल्यूशन, डेवोल्यूशन बहुत देखा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स बहुत सारे। अभी हम मतलब एक जमाना वो भी था कि कब तक एडिटर के पास कैसे स्टोरी पहुंचाएं, आज तो अब मसला ही नहीं। तो जो इस वक्त की ओवरऑल जो जर्नलिज्म मीडिया की सिचुएशन पूरे मुल्क में है, मैं जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं करूंगा, आपको किस नजर से देखते हैं? Where we are heading towards? मैं तो कहूँगा अवतर है। क्वालिटी ऑफ जर्नलिस्ट इज गुड, बड़े अच्छे हाई क्वालिटी जर्नलिस्ट, बड़े हाई कैलिबर के हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म इज पुअरर देन व्हाट इट वाज। इट इज सैड। आज हमारे लोगों को प्रेस की तरफ से वो नहीं मिल रहा है जो हमारा ड्यू, उनका हक बनता है और जो हमारा फर्ज बनता है, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये मैं अलग बात है। जो ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब आप कहेंगे मजबूरियां हैं, कानूनी दिक्कतें, वो भी हकीकत है। तो द अदर साइड विल से देन आप में मुझ में फर्क क्या है? फर्क क्या है? हाँ, सो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन देन? आजकल इमीडिएटली ये फैशन बन गया है कि आप उसके खड़े हुए आपको अनपैट्रियोटिक बोलते हैं, एंटी नेशनल बोलते हैं। फिर उसके ये नहीं कि अगर बोल दे काफी, ये दाग ही काफी है, ये ताना देना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ उसकी सजा भी है, पेनल्टीज भी है। आपको बरसों अंदर उठाया जाता है, कोई किसी को पता ही नहीं आप कहाँ हैं। तो ये जो सिचुएशन हो गई है, मुझे लगता है इट विल नॉट कुछ देर कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन इस वक्त ग्लोबल पैमाने पर तकरीबन यही है, तकरीबन ग्लोबल पैमाने पर ऐसा ही चल रहा है। देखिए एक मिसाल मैं आपको देता हूं, गाजा में इतना कुछ हो रहा है, हाउ मच ऑफ वर्ल्ड अटेंशन और मीडिया अटेंशन इट इज नेग्लिजिबल। तो इंसानी तौर पर अगर देखा जाए, फोकस शुड हैव बीन देयर,
सो ये सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ ज्यादा मुल्क बड़ा है. India is a big country, growing country, important country, gaining significant country. इसलिए यहाँ नजर पड़ता है. हाल यही है हर जगह. तकरीबन पाकिस्तान में देखे क्या है, दूसरे मुल्कों में देखे, मतलब वी आर स्टिल इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसमें क्या क्या है उनके साथ. लेकिन ये है कि इससे अफसोस का मुकाम है कि हमारा जो ग्रेडिंग होती है स्टेटस ऑफ प्रेस फ्रीडम, उसमें हम बहुत पीछे हैं. देयर इज स्कोप, मतलब उसके लिए बहुत थोड़ा टॉलरेंस चाहिए. टॉलरेंस की कमी है, टॉलरेंस की, और ये बतदरीज बढ़ती जा रही है. सबसे बड़ी बात ये आपने पूछा क्या, ये जो टॉलरेंस फॉर डिसेंट न सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि जर्नलिज्म में भी कम हो, उधर भी मार्जिन कम हो रहा है, इधर भी मार्जिन कम हो रहा है. सो अनलेस बोथ थिंग्स आर हार्मोनाइज्ड एंड कुछ तरीका निकल या सिचुएशन को ऐसे, इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन इज नॉट वेरी हैप्पी, आई मस्ट से. It's a very unhappy situation. So are we heading towards a situation where social media will take over the formal media because वो अलग है, वो अलग बात है. सोशल मीडिया मैं कह रहा था एज मीडिया वो जैसे टेक्नोलॉजी हाउ मच इट कैन अफेक्ट प्रेस फंक्शनिंग, प्रेस यूटिलिटी, प्रेस फ्रीडम. दूसरी तरफ यह है कि आप करें सोशल मीडिया, हाँ इसका है अपना हिसाब, इसका मुकाम आ गया है. Everybody can take a mic and go, and you need not go to sit like this and all. अब on the spot आपको सब कुछ बता देता है. अब बेसिक बात है कि what we sell in the market, इसका असर कितना होता है, कितनी देर रहता है, वो मैटर करता है. आपने क्या लिखा, आपने क्या रिपोर्ट किया, आपने किस ख्याल की तर्जमानी की, वो उस सुनने वाले ने, पढ़ने वाले ने, देखने वाले ने कितना जज़ब किया और उसका असर क्या लिया, उसका रिएक्शन कितना है, कितनी देर तक रहेगा. दिस विल डिटरमिन द फेट ऑफ द जर्नलिज्म. तो अल्लाह करे हम चाहेंगे कि जो आज़ादी आपने देखी रिपोर्टिंग में, मतलब पूरी मोस्ट ऑफ खुली आज़ादी बाबा भैया कहीं नहीं देखी है. जो मैं कहीं ना कहीं कहा थे, मतलब दर्जे में फर्क है. खुली आज़ादी तो कहीं आपको मतलब ख्वाब है, वो ख्वाब है. तो हम दुआ करेंगे, हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि कोई दिन ऐसा हो जब हम थोड़ा सा बेहतर रिपोर्ट कर पाए. अब ये है कि उस वक्त मतलब एडिटोरियल इंडिपेंडेंस ज्यादा होती थी, मतलब आपका एडिटर आपका वो सेंसर नहीं बनता था. आज तो वही से शुरू होता है ना. ये एडिटर ही गेट कीपर है, वही है, एडिटर गेट कीपर है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नहीं करेगा तो जेल जाएगा. ठीक. तो कोशिश हम दुआ करेंगे कि कोई ऐसा दिन हो जब इस सिचुएशन से थोड़ा सा कुछ इसमें तब्दीली हो, बेहतर रिपोर्ट हो जाए. तो सईद साहब, आपने हमारे लिए 2 बार इतना वक्त दिया. बहुत सारी बातें हैं जो आपने बहुत नजदीक से देखी हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि एक मुकाबलतन छोटी मुलाकात में उन पूरी चीज़ों का अहाता हो जाए. लेकिन आपने जितने पेन्स लिए, वो मतलब आपकी मेमोरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शार्प है. तो हमें वक्त देने के लिए और हमारे साथ इतनी बात करने के लिए आप आए. बहुत बहुत मुश्किल. मेरी मेमोरी कम होती जा रही है. शुक्र है आप आए, इससे पहले गीस पिट जाए. तो अल्लाह करे कि आपकी मेमोरी और शार्पन रहे कि अमान. ये बेसिकली जो लोग पब्लिक लाइफ में होते हैं उनकी मेमोरीज एक पब्लिक अकाउंट होता है, वो लोगों के लिए होता है, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. और इसी लिहाज से, इसी वजह से ये प्रोग्राम. यू आर मेकिंग मी फील इम्पोर्टेंट. मैं नहीं होता. नहीं, आप बहुत इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोई और मौका ढूंढ लेंगे आपसे फिर बात करने के लिए. सही सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका शुक्रिया. लड़कों का जो यहाँ रहे और बड़े सब्र से आप तो मेरी बात सुनते रहे.